केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन का वन शॉट। स्वागत है आप सभी का साइंस एंड फन पे, जहां पे टीचर्स आपको तो आज हम लोग लेके आए हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन का वन शॉट। तो लास्ट टू लास्ट ईयर हम लोगों ने यहां पे वन शॉट डाला था नॉर्मल तरीके से। लास्ट ईयर हम लोगों ने विद एक्सपेरिमेंट डाला और आज हमारे पास ये प्यारे 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 बच्चे को कैमरा में हेलो कर दो सब। हाँ, बहुत सा। ये देखो, ये जो लाइनों वाला लड़का यहाँ बैठा हुआ है, इसके जीवन में अभी अभी कुछ हुआ है तो कोई बात नहीं, बट बाकी सब यहाँ पे आपको खुश दिखे। कोई दिक्कत तो नहीं भाई? चलो ठीक है। तो आज हम यहाँ पे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के वन शॉट को करने वाले हैं। हम यहाँ पे कुछ एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। यहाँ पे आप टेबल पे देख रहे हो, ये वाले सारे के सारे एक्सपेरिमेंट हम लोग पास वाले कैमरे से देखेंगे। अभी फिलहाल क्योंकि ये विजन को ब्लॉक करेगा आपके, तो मैं इन चीजों को यहाँ पे रख देता हूँ ताकि ये विजन ब्लॉक ना करे। बट हाँ, ये आपको पता होना चाहिए कि हम इन सब चीजों से आज कुछ ना कुछ क्लास के अंदर करने वाले हैं। डन, ठीक है। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक बातें करेंगे। बेसिक बातें क्या? हमारी जो केमिस्ट्री होती है, केमिस्ट्री वो तीन बड़ी बड़ी ब्रांचेस में डिवाइड होती है। अगर हम केमिस्ट्री की तीन ब्रांचेस की बात करें तो पहली ब्रांच हमारे पास आती है फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं हम लोग? यहां पे हम लोग सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं, जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया। यहां पे कोई केमिकल रिएक्शन नहीं आती है। मैं यहां पे ऑफलाइन वाले बच्चों से पूछना चाहूंगा, और यही रिजल्ट मुझे लगता है ऑनलाइन वाले बच्चे भी देंगे। आप सबने 9th क्लास में 4 चैप्टर पढ़े थे बच्चों। पहला चैप्टर था मैटर इन आवर सराउंडिंग, दूसरा चैप्टर था इज मैटर अराउंड, तीसरा चैप्टर था हमारे पास एटम्स एंड मॉलिक्यूल, और चौथा चैप्टर था हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अगर ये चारों चैप्टर आप लोग याद करो तो इन चारों चैप्टर्स में से एक भी चैप्टर में आपने एक भी रिएक्शन को याद नहीं किया, कोई रिएक्शन, क्योंकि ये सारे के सारे चैप्टर थे फिजिकल केमिस्ट्री के। किसके थे भाई? लेकिन फिर आती है हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है? हम केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं, लेकिन हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में बात नहीं करते हैं। हो सकता है आप में से कुछ को ऑर्गेनिक कंपाउंड पता हो सकता है कुछ को ना पता हो, लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो अभी कह लो नेचर में पाए जाते हैं, उनमें कार्बन होता है, इग्नोर दैट। बट द पॉइंट इज कि अगर मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ता हूं तो उसे कह दिया जाता है कौन सी केमिस्ट्री? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। वेरी गुड, उसे कह दिया जाता है। लेकिन हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज दोनों पढ़ते हैं, लेकिन किसकी पढ़ते हैं? जो ऑर्गेनिक नहीं होते हैं। और ये जो पहला चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ऑब्वियस सी बात है ये फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर नहीं है, क्योंकि यहां पे हम केमिकल रिएक्शंस भी पढ़ने वाले हैं। ये चैप्टर आप कह सकते हैं मोस्टली इनऑर्गेनिक का है। थोड़ा बहुत फिजिकल भी आएगा, बट मेनली ये किसका है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। हमारी 10th क्लास ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल सब पे डील करती है। मेनली डील करती है ये इनऑर्गेनिक पे। किस पे डील करती है बच्चों? चलो आओ चैप्टर को शुरू करते हैं, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो सबसे पहले हमें मतलब सीखना होगा किसका? केमिकल रिएक्शन का, कि ये रिएक्शन का मतलब क्या होता है। तो याद करेंगे, जब भी दो लोग या दो से ज्यादा लोग या एक सिंगल इंसान रिएक्ट होता है और कुछ भी नया बनाता है जिसकी प्रॉपर्टीज एकदम न्यू होती हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं केमिकल रिएक्शन। सर समझ नहीं आया, आओ चेक करते हैं। सुनो, क्या आपको पता है सोडियम? सोडियम को जानते हो सब? और आई होप आप क्लोरीन को भी जानते होंगे। आपको पता है सोडियम जो है ना वो जहर होता है। अगर आप सोडियम खा लोगे तो मर जाओगे, शुरुआत में इंडाइजेशन होगा, बॉडी ऑर्गन्स डैमेज होंगे, एक ऐसा लेवल आएगा मर भी जाओगे। क्लोरीन गैस जो है वो बहुत सफोकेटिंग होती है। अगर मैं इस कमरे में क्लोरीन गैस लार्ज अमाउंट में भर दूं तो आपके सबके माँ बाप आप सबको मिस करेंगे, क्योंकि हम सब मर जाएंगे बेटा, बिकॉज ये बहुत सफोकेटिंग गैस होती है। कौन सी गैस होती है? लेकिन इनको जोड़ के क्या बनता है? NaCl। भाई साहब ये नमक है, हम सब ने आज खाया होगा। आप सब ने खाया आज? हम जिंदा है मर गए? कह रही नहीं पता, इनकी आत्मा मर चुकी है, लेकिन बेटा हम सब जिंदा हैं। कह रही अभी तक तो जिंदा है। हम सब क्या है बेटा? जिंदा है। और बल्कि NaCl हमारी बॉडी के लिए और हेल्पफुल होता है और बेहतर होता है। ये हमारी बॉडी को, हमारे बायोलॉजिकल एक्टिविटीज को और अच्छा करता है। बायोलॉजी में पढ़ेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में। लेकिन ये जो दो लोग जहर थे, इनको जोड़ के क्या बन गया? एक ऐसी चीज जो हम रोज खा रहे हैं। तो प्रॉपर्टीज क्या हो गई? बदल गई। आप सबको एक और एग्जांपल देता हूं, 9th क्लास का एग्जांपल है। आयरन याद है सबको? आप सबको यह भी याद होगा कि जो आयरन होता है ये चुंबक से अट्रैक्ट हो जाता है। सल्फर चुंबक से अट्रैक्ट नहीं होता। इन दोनों को ना हीट कर दो, हीट का साइन होता है डेल्टा। क्या होता है?
कई बच्चे से ट्राइंगल बोलते हैं, डेल्टा कहते हैं वैसे इसको, चलो कोई बात नहीं। आयरन और सल्फर को अगर मिक्स करके हीट कर दो तो क्या बन जाता है? आयरन सल्फाइड। आप सबको पता है चुंबक से क्या होता है? अट्रैक्ट। चुंबक से क्या होता है? लेकिन अगर आप आयरन सल्फाइड के ऊपर चुंबक फेरोगे आपको कुछ देखने को नहीं मिलने वाला, क्योंकि प्रॉपर्टीज क्या हो गई? बदल गई। एक और आखिरी एग्जांपल देता हूं, हाइड्रोजन। क्या आपको सबको पता है ये बहुत जल्दी आग पकड़ता है, बहुत ज्यादा फ्लेमेबल होता है ये। ऑक्सीजन, आप सबको लगता है ये आग लगाने में मदद करता है ना? मैं हमेशा ऑक्सीजन को भुआ मानता हूं। आपकी भुआएं हैं? लगाती हैं, आग लगाती हैं? आपकी भुआ अच्छी है? किस्मत वाले हो बेटा तो यहां तुम गंदे हो गए मुझे लग रहा है, लेकिन चलो कोई बात नहीं बेटा। ऑक्सीजन कौन है? ऑक्सीजन कौन है? प्रोमोटर है, आग लगाने में माहिर है बेटा। ये क्या है? और ये कौन है बेटा? पानी है। ये आग लगाता है, बुझाता है? आग लगाता है, लगाने में मदद करता है, आग बुझाता है। तो प्रॉपर्टीज बदल गई, जमीन और आसमान का फर्क आ जाता है जब रिएक्शंस होती हैं। ये तो ये बहुत छोटे छोटे 3 एग्जांपल दिए, पूरा चैप्टर इसके ऊपर है। तो रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन क्या होता है? प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड, जिनकी न्यू प्रॉपर्टीज होती हैं, कभी कभार फिजिकल कभी कभार केमिकल। ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन के 2 हिस्से होते हैं, एक होता है रिएक्टेंट और एक होता है प्रोडक्ट। रिएक्टेंट कौन? ऑब्वियस सी बात, जो रिएक्ट होगा, जो रिएक्ट होगा। और प्रोडक्ट कौन? जो बनेगा, जो फॉर्म होगा। एग्जांपल के तौर पे आओ समझते हैं। अभी ना थोड़ी देर में हम यहां पे कुछ रिएक्शंस करेंगे, ठीक है? मान लो मैंने एक टेस्ट ट्यूब लिया और उस टेस्ट ट्यूब में मैंने क्या किया? ए को और बी को मिक्स कर दिया, तो वो आपस में रिएक्ट होने लग गए। तो क्या ए और बी का अमाउंट धीरे धीरे कम होता रहेगा या बढ़ता रहेगा? सोचो बेटा, ए और बी का अमाउंट कम, मैंने ए और बी को डाला, वो आपस में रिएक्ट होने लग गए, तो कम होगा ना बेटा? बढ़ेगा क्यों या सेम क्यों रहेगा? क्योंकि ए और बी आपस में क्या हो रहे हैं? रिएक्ट। और रिएक्ट होके लेट से वो सी और डी बना रहे हैं, तो किसका अमाउंट बढ़ेगा? बेटा दूध में अगर आप दही थोड़ा सा खट्टा डाल दो तो दूध का अमाउंट कम होता रहता है, बढ़ता रहता है? कम होता रहता है, लेकिन दही का अमाउंट बढ़ता रहता है ना बेटा। तो जो रिएक्टेंट होते हैं, जिनको हम रिएक्ट करवाते हैं, उनका अमाउंट धीरे 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 कम होता है। तो रिएक्टेंट की एक परिभाषा तो ये होती है जो आपस में क्या हो? रिएक्ट हो। लेकिन इसकी एक परिभाषा क्या है? ये भी है, जो खत्म होते रहते हैं, जिनका अमाउंट कम होता रहता है, उन्हें क्या कहते हैं? रिएक्टेंट्स। और जिनका अमाउंट बढ़ता रहता है, जो फॉर्म होते रहते हैं, उन्हें कहते हैं प्रोडक्ट्स। क्या कहते हैं? इस वाले रिएक्शन में यस और नो बोलना बस। क्या सोडियम और क्लोरीन रिएक्टेंट है? क्या आयरन और सल्फर रिएक्टेंट्स हैं? क्या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्टेंट्स हैं? NaCl प्रोडक्ट है? FeS और H2O भी क्या है? प्रोडक्ट है। अब इस रिएक्शन पे देखते हो, AgNO3, AgNO3 को बोलते हैं सिल्वर नाइट्रेट। क्या बोलते हैं? NaCl, ये रिएक्टेंट है प्रोडक्ट है? रिएक्टेंट है। देखो अगेन, अभी हम सिर्फ ये पढ़ रहे हैं कि रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है। रिएक्शन पे फोकस नहीं है हमारा कि ये कैसे हो रही है, हो भी रही है, क्यों नहीं, छोड़ दो। NaNO3 क्या है? प्रोडक्ट है। और AgCl भी क्या है? प्रोडक्ट है। क्या, अच्छा ट्रू फॉल्स, क्या हमेशा 2 ही रिएक्टेंट होते हैं? 3 होते हैं? 1 होता है? कितने भी हो सकते हैं? अच्छा ट्रू या फॉल्स, प्रोडक्ट हमेशा 2 होते हैं? कितने भी हो सकते हैं? बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ठीक है। आप परिभाषा पढ़ते हैं। सब्सटेंसेस जो रिएक्ट हो जाएं या गायब होने लग जाएं, इन्हें बोलते हैं रिएक्टेंट। या फिर जो बनते हैं या सामने आ जाते हैं हमारे, उन्हें क्या कहते हैं? प्रोडक्ट्स। क्या कहते हैं? प्रोडक्ट्स। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। चलो आओ अब एक केस स्टडी करते हैं, मैग्नीशियम रिबन की केस स्टडी करते हैं। किसकी? जैसे कि बच्चों, इसको अगर मैं पास से देखूं तो ये हमारे पास, पहली बात तो यहां पे हमारे पास ये मैग्नीशियम रिबन है। क्या है? मैग्नीशियम रिबन है। इधर भी दिखा देते हैं बच्चों को, ये हमारे पास मैग्नीशियम रिबन है। अब इस मैग्नीशियम रिबन का, चलो ये टूटा हुआ है, मैग्नीशियम इज Mg। मैग्नीशियम इज बेटा MgO नहीं, मैग्नीशियम इज Mg। मैग्नीशियम इज Mg, ठीक है। क्या इस कमरे में ऑक्सीजन होगी? कैसे पता? हम सब जिंदा हैं, वरना फिर हमारे घर वाले मिस करेंगे। तो ऑब्वियस बात है, इस कमरे में क्या है? ऑक्सीजन है। अब ना मैग्नीशियम ना ऑक्सीजन से रिएक्ट होना चाह रहा है, बट हो नहीं पा रहा क्योंकि उनको वो करने के लिए टेम्परेचर नहीं मिल रहा। क्या नहीं मिल रहा? हाँ, नहीं तुम हिलाओ, पूरा हिलाओ, तुम IPL वाले कैमरामैन बनने पड़े हो आज। इधर देखो, मेरे पे तो फोकस ही नहीं कर रहा हूं ना, इधर छोड़ो, इधर देखो, ध्यान से सुनना जो मैं करने जा रहा हूं अभी।
जब ये जलेगा, आप लोगों ने कागज जलाया, आप लोगों ने घर की एलपीजी भी जलाई होगी। एलपीजी जलती है ब्लू कलर की फ्लेम से, कागज जलता है येलो कलर की फ्लेम से। आओ इसका वेट करते हैं बेटा, ये कैसे जलेगा। थोड़ा लेट जलता है ये, क्योंकि ना एक्चुअली ये थोड़ा पुराना भी है। बट अब ये देखो, क्या ये बहुत ही प्यारी ओए होए, मेरी तो आंखें चुंदी आ गई भाई साहब। इसकी जो फ्लेम है, क्या ये बहुत प्यारी फ्लेम है? जूम कर सकते हो क्या? जूम करो, जल्दी जल्दी जूम करो भाई, आग ना लग जाए हमारे एकेडमी में। आज पहला ही वन शॉट रिकॉर्ड कर रहे हैं हम। अच्छा रुको भाई, ये बंद कैसे होगा? अबे तेरी भाई। अच्छा सुनो सुनो सुनो, मेरी बात सुनो। मैं आपको एक्चुअली एक चीज दिखाना चाह रहा था। क्या दिखाना चाह रहा था? जब मैग्नीशियम जलता है तो आपने नोटिस किया ये व्हाइट रंग का एक पाउडर भी बनाता है। जब मैग्नीशियम जलता है, अभी जलेगा बेटा, ये दिवाली की फुलझड़ी की तरह होता है, एकदम से फटाक से जलता है ये देखो। हाँ, अब जब ये जलता है, ओ भाई 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 भाई, नया सेटअप गया भाई। हाँ चलो ठीक है। अब जब ये जलता है, यहाँ पर अभी ठंडा होने का वेट कर रहा हूं, तो एक्चुअली में होता क्या है, पहले साइंस को समझते हैं, फिर मैं आपको एक चीज दिखाऊंगा, छोटी सी है, कोई नहीं। मैग्नीशियम जब जलता है तो वो किससे रिएक्ट होता है? ऑक्सीजन से। और वो क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये पहले क्यों नहीं रिएक्ट हो रहे थे? क्योंकि उनको रिएक्ट होने के लिए टेम्परेचर नहीं मिल रहा था। क्या नहीं मिल रहा था? अब अगर मैं आपको भाई साहब एक चीज दिखाऊं, क्या आप मेरे हाथ पे ये देख पा रहे हो ब्लैक ब्लैक सा? एक्चुअली मैं ये यहां से उठाऊं तो व्हाइट है, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, यहां से अगर मैं उठाता हूं तो आपको ये दिखेगा, क्या दिन आ गए हमारे, देखो हाँ, कि ये व्हाइट है। बोलो कौन से रंग का पाउडर है? व्हाइट रंग का पाउडर। तो एक्चुअली होता क्या है, जब मैग्नीशियम किससे रिएक्ट होता है? ऑक्सीजन से। तो क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। जो आप जब मैग्नीशियम रिबन में आग लगी थी, जो लटक रहा था नीचे, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड था जो गिर गया नीचे। तो ये व्हाइट रंग का पाउडर बनाता है। अब बताओ यहां पर रिएक्टेंट कौन है? रिएक्टेंट है ये मैग्नीशियम का रिबन, और यही फुलझड़ी वगैरह में भी डलता है ऐसी फ्लेम देने के लिए। उसमें और भी बहुत कुछ होता है। अच्छा, और हमारा और रिएक्टेंट कौन है? ऑक्सीजन। और ये जुड़ के क्या बना रहे हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बना रहे हैं? बड़ा सिंपल है, कुछ भी नहीं, व्हाइट डैजलिंग फ्लेम निकलती है। एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो आता है, बेटा मार्क्स भी तो लाने, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल इससे आता है, दो ऑब्जर्वेशन दो, जब मैग्नीशियम रिबन जलेगा तो क्या होगा? दो ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है आपने देखा क्या? बताओ, आपने तो लाइव देखा, बताओ क्या क्या देखा? वेरी गुड। सबसे पहली चीज देखी कि व्हाइट रंग की चमकने वाली तड़कती भड़कती फ्लेम मिली, और दूसरा व्हाइट रंग का क्या मिला? पाउडर मिला। तो ये दो ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्वेशन में पता है बच्चे क्या लिख देता है कभी कभार, कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। बेटा ये ऑब्जर्वेशन नहीं है। ऑब्जर्वेशन को आपको दिखा क्या? दिखा क्या? व्हाइट डैजलिंग फ्लेम और व्हाइट रंग का पाउडर बना, जिसका नाम क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। लेकिन एक सवाल और आता है। सवाल क्या आता है? सर मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले, ये मैग्नीशियम रिबन है, इसको जलाने से पहले सैंड पेपर से कभी कभार रब करना पड़ता है। सर आपने क्यों नहीं किया? हमारा मैग्नीशियम रिबन नया है, आज ही खरीदा है, मतलब कल, और ये हमने अभी अभी पैकेट से निकाला है। सर गुब्बारे फ्री मिले क्या? नहीं 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 बेटा, वो उसमें डाल दिए। हमने आज ही कल ही से खरीदा, इसको पैकेट से निकाला, तो जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका मैग्नीशियम रिबन लैब में पड़ा पड़ा काफी दिन हो जाते हैं, तो क्या होता है? मैग्नीशियम पड़ा पड़ा किससे रिएक्ट हो जाता है? ऑक्सीजन से। और क्या बनाता है? ऑक्साइड। और कभी कभार ये मैग्नीशियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट होके कार्बोनेट्स भी फॉर्म कर लेता है। क्या भी फॉर्म कर लेता है? ध्यान से सुनना, यह है मैग्नीशियम रिबन। इसके ऊपर ऑक्सीजन आके बैठ गया, और एक ऊपर पतली सी, जो दिखती भी नहीं है, एक पतली सी किसकी लेयर बना ली? मैग्नीशियम ऑक्साइड की, जो दिखती भी नहीं है। अब अगर उसको हटाएंगे नहीं, बिना उसके हटाए जला देंगे, तो मैग्नीशियम रिबन स्मूथली बर्न नहीं होगा। जलेगा, लेकिन वो स्मूथली नहीं जलेगा, रुकता रहेगा, जलता रहेगा, रुकता रहेगा, जलता रहेगा, मजा नहीं आएगा। तो स्मूथली बर्न करने के लिए हमें रेगमार से इस ऊपर की लेयर को हटाना बड़ा जरूरी होता है। तो मैग्नीशियम मेटल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एट रूम टेम्परेचर टू फॉर्म अ वेरी थिन लेयर, एक्चुअली वेरी थिन लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। उसको रिमूव करना बड़ा जरूरी है ताकि वो स्मूथली बर्न हो जाए। यस और नो? चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कैरेक्टर्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। किसकी बात करते हैं? चलो एक सवाल पूछता हूं, बड़ा प्यारा सवाल है।
मैं एक मेल हूं या फीमेल? अरे एक सेकेंड, एक सेकेंड, आप बताओ बेटा, मैं एक मेल हूं या फीमेल? बैठे बैठे बताओ। मेल हो, मेल ही हो गए? मैं मेल क्यों हूं? आपको कैसा लगा मैं मेल हूं? अरे भाई ये बताएगा यार, तुम्हें बड़ी जल्दी हो रही है। हाँ हाँ बेटा आप बताओ। मेरी दाढ़ी, अच्छा मान लो कल को मैं क्लीन शेव आ जाऊं तो? जैसे आपकी तो दाढ़ी नहीं है, तो आप मेल हो फीमेल हो? तो फिर और कुछ बताओ। कपड़ों के अंदर? तुम कपड़ों के अंदर चले गए, बड़ी जल्दी चले गए भाई। और कोई तुम्हें दाढ़ी के अलावा, जैसे मान लो रोड पे एक अंकल चल रहे हैं और उनकी दाढ़ी नहीं है, तो आप क्या कहते हो? अंकल कपड़ों के अंदर दिखाओ। क्या आप मेल हो या फीमेल? ऑब्वियस सी बात है बेटा, बहुत सारे और कैरेक्टर्स हैं। एक चलो, एक है फेशियल हेयर, एक क्या है? एक है ब्रॉडन शोल्डर्स, क्या होता है? एक होता है हैवी वॉइस, क्या होता है? और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं। जैसे कि फीमेल में मेमोरी ग्लैंड्स डेवलप हो जाते हैं, उनकी बड़ी हाई पिच वॉइस होती है, उनके नैरो शोल्डर्स होते हैं, ब्रॉड नहीं होते हैं, है ना बेटा? तो जरूरी नहीं है कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, जब एक बच्चा पैदा होता है, जैसे जब ये पैदा हुआ होगा तो डॉक्टर ने बोला होगा ना मुबारक हो लड़का हुआ है, वो कैसे बताया होगा? वहां पे क्या देखा गया होगा? रिप्रोडक्टिव पार्ट। यस और नो? चलो अगला सवाल पूछता हूं। जब हमें हॉस्पिटल में जाते हैं तो हमें कैसे पता लगता है कि जो सामने आया है वो डॉक्टर है? लैब कोट पहना होता है, स्टेथोस्कोप लगाया होता है, और नहीं भी लगाया होता लैब कोट या स्टेथोस्कोप तो भी वो आके बोलते हैं, हाथ पकड़ते हैं, ऐसे कुछ चेक करते हैं। अब कोई भी रैंडम बंदा तो आपका हॉस्पिटल में आके हाथ नहीं पकड़ेगा ना, तो आप समझ जाते हो ये कौन आया है भैया, डॉक्टर आया है। अब जैसे मान लो इस कमरे में बहुत सारे बच्चे होंगे जो मुझे पहली बार देख रहे होंगे, तो भैया आपको कैसे पता लगा मैं ही पढ़ाने वाला हूं? क्योंकि शायद मैं ही सबसे बड़ा हूं इस उम्र में यहाँ पे, तो एक और प्लस मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूं, जब आप आए थे तो मैं यहां बैठा हुआ था। तो भैया बहुत कुछ बिना बोले कभी कभार हमें समझ में आ जाता है कि भैया ये डॉक्टर है, ये इंजीनियर है, ये एडवोकेट है। समझ गए क्या? ऐसे ही क्या रिएक्शन बोलेगी कि मैं हो रही हूं, मैं हो रही हूं, मैं हो रही हूं? नहीं नहीं नहीं, हमारे पास कुछ करेक्टर्स होते हैं जो हम देख के पता लगा लेते हैं कि क्या हो रही है, रिएक्शन हो रही है। ऐसे 5 करेक्टर्स हैं। पहला है स्टेट बदल सकती है, क्या बदल सकती है? दूसरा है कलर जो है वो बदल सकता है, कलर में बदलाव आ सकता है। तीसरा है कोई गैस रिलीज हो सकती है। चौथा है टेम्परेचर में बदलाव आ सकता है। पांचवा थोड़ा मुश्किल है समझना और हम सबको एक एक करके समझेंगे, और वो है प्रेसिपिटेट बन सकता है। क्या बन सकता है? अब मुझे पता है आपको ये शायद समझ में ना आया हो अगर आप पहली बार ये चैप्टर पढ़ रहे हो, तो आओ एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्टेट का बदलना। किसका बदलना? ये स्टेट का बदलना क्या होता है, आओ जरा इसको समझें। हमारे पास सबको पता है कितनी कितनी स्टेट्स हैं भैया? सॉलिड है, लिक्विड है, और क्या है? गैस। सही है, सही है, ठीक है, ठीक है। अब मान लो जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड एक गैस होती है, हाइड्रोजन एक गैस होती है, इसको जोड़ दो तो CH3OH यानी कि मिथेनॉल बनता है, यानी कि अल्कोहल बनता है, जो कि लिक्विड होता है। क्या होता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जोड़ दो जो कि गैस होते हैं, इससे पानी बनता है, जो कि क्या होता है? लिक्विड होता है। इसका बड़ा अच्छा एग्जांपल दूंगा मैं आपको। आप सबके घर में मोमबत्ती होगी, क्या होगी? मोमबत्ती में कार्बन होता है मेनली। जब मोमबत्ती को जलाते हैं, कार्बन सॉलिड होता है और ऑक्सीजन एक गैस होती है, जोड़ के बनता है क्या? आप बताओ, मोमबत्ती इतनी बड़ी लेते हो, जलाने के बाद इतनी सी हो जाती है, तो क्या मास कम हुआ? नहीं नहीं नहीं, वो सॉलिड से क्या बन के उड़ गई? गैस। वो सॉलिड से क्या बन के उड़ गई? तो एक्चुअली जब रिएक्शन हो रही है तो स्टेट में बदलाव आ सकता है, स्टेट बदल सकती है। यस और नो? क्या बदल सकता है? कलर बदल सकता है, रंग बदल सकता है। क्या बदल सकता है? क्या बदल सकता है? रंग बदल। कैसे बदल सकता है? कॉपर सल्फेट, पता नहीं आप जानते हो कि नहीं जानते हो, ये नीले रंग का होता है। अभी हम रिएक्शंस में देखेंगे कॉपर सल्फेट, नहीं हम कॉपर सल्फेट नहीं देखेंगे, कुछ नए रिएक्शन देखेंगे। कॉपर सल्फेट कौन से रंग का होता है? इसमें आयरन डाल दो तो बनता है आयरन सल्फेट, जो कि बहुत लाइट ग्रीन होता है, और साथ में बनता है कॉपर। तो क्या कलर ब्लू से लाइट ग्रीन हो गया? तो क्या कलर में बदलाव आ गया? यस। मैं आपको इसका एक और बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जांपल देता हूं, ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। कॉपर आप सबको पता है ब्राउन कलर का होता है। यस और नो? कॉपर को ना ऑक्सीजन के साथ ना हीट कर दो, हीट कर दो, हीट कर दो, तो ये ना कॉपर ऑक्साइड बनाता है। अब कॉपर ऑक्साइड जो है ना वो ब्लैक कलर का होता है। कौन से कलर का होता है? तो कलर ब्राउन से क्या हो गया? ब्लैक हो गया। कलर ब्राउन से क्या हो गया? तो रंग में बदलाव आ सकता है जब क्या हो रही है? कोई भी रिएक्शन हो रही है। अच्छा भैया, क्या निकल सकती है? कोई गैस रिलीज हो सकती है। बेटा क्या निकल सकती है?
गैस निकल सकती है। आओ समझें जरा, आओ। लेड नाइट्रेट नाम सुना है? लेड नाइट्रेट को अगर आप हीट कर दो तो लेड ऑक्साइड बनता है, NO2 गैस बनती है और ऑक्सीजन गैस। अब NO2 गैस जो होती है ना वो ब्राउन कलर की होती है। कौन से कलर की होती है? बहुत एग्जाम में आता है। लेड नाइट्रेट को हमने क्या किया बेटा? हीट किया। लेड नाइट्रेट क्या बेटा? को हमने हीट किया तो क्या बना? लेड ऑक्साइड, NO2 और साथ में क्या बना? O2। अब ऑक्सीजन तो नहीं दिखेगी आपको, निकल जाएगी, लेकिन कौन सी गैस निकलती हुई दिखेगी आपको? NO2 गैस। कौन सी गैस? क्यों दिखेगी? क्योंकि ये ब्राउन कलर की होती है। हर एक गैस की अपनी अपनी पहचान है। शायद आपको पता होगा हाइड्रोजन पॉप साउंड से बर्न होती है, ऑक्सीजन चिंगारी में आग लगा देती है, H2S गैस की रॉटन एग, सड़े हुए अंडे जैसी स्मेल होती है, कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर को मिल्की कर देती है। सेकंड चैप्टर में सारी गैसेस का टेस्ट हम लोग लाइव क्लास में करेंगे, ओके? इस चैप्टर का वो पार्ट नहीं है, बट हाँ गैस निकल सकती है। अगला है भैया, क्या बदल सकता है? टेम्परेचर बदल सकता है। अभी जो मैंने एक्सपेरिमेंट किया उसमें मैंने बहुत कम हीट दी और मैग्नीशियम को आग लगा दी और जलने पे वो बहुत ज्यादा हीट देता है। मैंने इसके ऊपर एक शॉट भी बनाया था, कांच पर डाला था तो कांच पिघल गया था। क्या पिघल गया था? तो कहने का मतलब है टेम्परेचर में बदलाव आ सकता है। आज हम रिएक्शन देखेंगे भी, लेकिन बहुत बेसिक चीज रिएक्शन देता हूं। चूना जानते हो? चूना, चूना बेटा, चूना तुम जानते हो? चूना, ठीक है। चूने को अगर पानी में डाल दो तो बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनता है? और ये इतनी लार्ज अमाउंट में हीट निकालता है कि पानी गर्म हो जाता है। पानी, चूने को अगर आप पानी में डालोगे तो पानी गर्म हो जाता है, क्योंकि एक्चुअली चूना पानी के साथ रिएक्ट होकर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो टेम्परेचर बढ़ गया। तो चेंज इन टेम्परेचर में जरूरी नहीं है कि टेम्परेचर सिर्फ बढ़ता है, टेम्परेचर कम भी होता है। और मैं आपको ये लिखित में बता सकता हूं बेटा, आप चेक कर लेना। टेम्परेचर बढ़ाने के आपको बहुत सारे लोग एग्जाम्पल देंगे, टेम्परेचर कम करने के कोई एग्जाम्पल नहीं देगा। मैं आपको दे रहा हूं रिएक्शन के साथ कि टेम्परेचर क्या भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। आओ जरा दिखाता हूं। पहले इसको लिखित में पढ़ते हैं, फिर एक्सपेरिमेंट भी देखते हैं। चलो, लेकिन आपने विनेगर का नाम सुना है? विनेगर का फॉर्मूला होता है CH3COOH। हमारे केमिस्ट्री के चौथे चैप्टर में पढ़ना भी है हमें। अगर मैं इसको रिएक्ट करा दूं बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा तो आपने सुना ही हुआ है, तो रिएक्ट होने पे पता क्या बनाता है? ये CH3COO Na+। प्लीज अभी आपको ये रिएक्शन बिल्कुल भी याद नहीं करनी है। साथ में बनता है हमारे पास Na2CO3। क्या बनता है? यहां से Na आता है और यहां से किसका लॉस हो जाता है? CH3COO-। आपको याद होगा एसिड जब भी रिएक्ट होता है किसके साथ? तो सॉल्ट बनाता है, सॉरी मैंने यहां पे, हाँ सॉल्ट बनाता है, वाटर बनाता है। क्या बनाता है? और साथ में CO2। सॉरी मैंने पहले वाला गलत लिख दिया था। और ये जो रिएक्शन होती है ये एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें टेम्परेचर बढ़ता नहीं है, कम हो जाता है। देखने में लगे कुछ उबल रहा है, इसलिए मैं अभी थर्मोमीटर से काम करूंगा। आप में से किसी बच्चे को बुला के यहां, और आप देखोगे कि टेम्परेचर बढ़ने की बजाय कम हो जाएगा। तो टेम्परेचर ये, हाँ ठीक है, अगर हमारे आसपास 100 रिएक्शंस हैं तो 100 में से 90 रिएक्शंस में टेम्परेचर बढ़ता है। बहुत कम रिएक्शंस हमारे सिलेबस की या हमारी केमिस्ट्री की हैं जहां पे टेम्परेचर कम होता है, लेकिन टेम्परेचर बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है। बात समझ में आ रही है क्या? और लास्ट आता है जो है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अब फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट क्या चीज होती है, आओ जरा समझे। ये थोड़ा समझने में बच्चों को हमेशा दिक्कत होती है। देखो, अगर मेरे पास एक ग्लास में पानी है और पानी के अंदर मैं पत्थर डाल दूं, मिट्टी डाल दूं, तो पत्थर और मिट्टी दोनों पानी में नीचे जाके बैठ जाते हैं। क्या वो रिएक्ट होके बैठे या बस जाके बैठ गए? इसे बोलते हैं सेडिमेंट्स, और प्रोसेस को बोलते हैं सेडिमेंटेशन। लेकिन जब दो चीजें आपस में रिएक्ट होती हैं और रिएक्ट होने के बाद कुछ नया बनता है जो नीचे जाके बैठ जाता है, उसे कहते हैं प्रेसिपिटेट। क्या कहते हैं? आओ एक रिएक्शन समझते हैं। ये लिखी हुई है रिएक्शन, Na2SO4 और BaCl2, ये दोनों एक्वास यानी लिक्विड फॉर्म में थे। हमने इन्हें रिएक्ट करवाया, दो चीजें मिली, एक मिला BaSO4 यानी बेरियम सल्फेट, और साथ में मिला NaCl। अब ये जो BaSO4 यानी बेरियम सल्फेट होता है, ये व्हाइट रंग का प्रेसिपिटेट को शॉर्ट में क्या कहते हैं? PPT। ये व्हाइट रंग का PPT होता है और रिएक्शन के बाद नीचे जाके टेस्ट ट्यूब में बैठ जाता है। यानी मान लो आपने रिएक्शन से पहले Na2SO4 यहां पे लिया हुआ था लिक्विड फॉर्म में, और इसके अंदर क्या डाल दिया? BaCl2 किस फॉर्म में? लिक्विड फॉर्म में। इनकी रिएक्शन हुई, 2-4 मिनट बाद आपने क्या देखा कि नीचे
व्हाइट रंग का कुछ जाके बैठ गया, एकदम सॉलिड व्हाइट रंग का नीचे जाके बैठ गया। वो पहली बात तो कौन है? बेरियम सल्फेट है। और ये जो नीचे जाके रिएक्शन के बाद बैठा, इसको प्रेसिपिटेट कहते हैं। पत्थर का नीचे बैठना सेडिमेंटेशन है, क्योंकि वहां पे कुछ रिएक्ट नहीं हुआ। लेकिन इसका नीचे बैठना क्या हुआ? प्रेसिपिटेट, क्योंकि ये पहले नहीं था, बेरियम सल्फेट हमने लिया नहीं था, रिएक्शन के बाद जाके वो नीचे बैठा है। समझ में आ गई बात? यस और नो? आओ आओ इसके और एग्जांपल लेते हैं, और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मैंने यहां पे ले लिया लेट से KI, और साथ में लिया मैंने PbCl2। इसको बोलते हैं पोटेशियम आयोडाइड, इसको बोलते हैं लेड क्लोराइड। ये आपस में रिएक्ट हुए, पोटेशियम जो है वो Cl के साथ बैठ गया, क्या बना दिया उसने? KCl। और लेड जो है वो किसके साथ बैठ गया? आयोडीन के साथ, क्या बना दिया? लेड आयोडाइड। हम लोगों ने 9th क्लास में फॉर्मूला बनाना सीखा है। लेड की वैलेंसी क्या होती है? 2। जिसको नहीं पता, लेड की वैलेंसी क्या होती है? 2। आयोडीन की क्या होती है? 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो फॉर्मूला क्या आता है? PbI2। क्या आता है? PbI2। मैं अभी रिएक्शन को बैलेंस वगैरह नहीं कर रहा हूं, अभी हमारा फोकस मतलब बैलेंसिंग का नहीं है। अभी हम यार देखो, बैलेंसिंग कोई मुश्किल काम नहीं है, बट अभी हमारा फोकस वो नहीं है। ध्यान सुनो, रिएक्शन से पहले ये भी क्या था? एक्वास। एक्वास का मतलब पता है? पानी में घुला हुआ। ये भी रिएक्शन से पहले क्या था? एक्वास। लेकिन रिएक्शन के बाद ये जो हमारे पास है, ये येलो रंग का PPT बन जाता है। यानी रिएक्शन के बाद येलो रंग का लेड आयोडाइड बनता है, नीचे जाके बैठ जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं, इस रिएक्शन को बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? और जो बनता है उसे क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेट। अब बताओ, क्या दुनिया की हर रिएक्शन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है? नहीं। क्या दुनिया की हर रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बनता है? नहीं। जिसमें भी बनता है उस रिएक्शन को बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ये दोनों रिएक्शन कौन से रिएक्शन है? प्रेसिपिटेशन है। कौन सी है? बात समझ में आती है? पक्की बात? मन में कोई सवाल? बोलो। आओ अब एक चीज देखते हैं ध्यान से। इसके लिए आप आ जाओ भाई, जल्दी आ जाओ, वो ध्यान से रखना। हाँ भाई, वो कैमरा संभाल लो। सुनो, आ जाओ भाई, आ जाओ। ये हमारे पास, तुम्हारा नाम क्या है? क्या नाम है? अबे इसमें बोलो। हर्ष चौहान। हर्ष चौहान नाम है भाई तुम्हारा। हर्ष चौहान, तुम्हें क्या लगता है इसके अंदर क्या है? सॉल्ट नहीं है इसके अंदर, मैं बता देता हूं। वैसे आपको जानने की जरूरत नहीं है, बट इसके अंदर है NaOH। क्या है? NaOH। आप लोगों ने इसे कौन से चैप्टर में पढ़ा हुआ है? 2nd चैप्टर में, अगर पढ़ लिया है तो। बट ये हमारे पास NaOH है। कौन है? NaOH। अब इस NaOH को आप छू के बताओ, इसका भी फिलहाल टेम्परेचर क्या है? थोड़ा सा गर्म है, या ऐसा कह दूं जैसे नॉर्मल रूम टेम्परेचर पानी होता है वैसा है। ठीक है, इसको पकड़ के रखो ऐसे हाथ में। वेरी गुड बाबू, जूम रखना। अब ये हमारे पास, आप सबको पता है क्या है? एल्यूमिनियम फॉयल है। क्या है भाई? एल्यूमिनियम फॉयल। हम क्या करेंगे, इस एल्यूमिनियम फॉयल को इसके अंदर डाल देंगे। हमें बहुत सारे कैरेक्टर्स एक साथ देखने हैं इसमें, ठीक है? एक सेकेंड। हाँ, अब अगर मैं यहाँ पे एक बैलून, मैं बैलून क्यों लगा रहा हूं आपको बता देता हूं। बिकॉज हम नहीं चाहते कि यहाँ पे एक गैस रिलीज हो, क्योंकि थोड़ा सा सफोकेटिंग होती है, अजीब सा लगेगा। तो हम जल्दी से जाके, आप तुम्हें क्या करना है, जब गुब्बारा फूलने लगेगा, इस बॉटल को बाथरूम में रख के आ जाना, क्योंकि बैलून बहुत तेज फूटेगा। ऐसा करते हैं, इसमें कम एल्यूमिनियम डालते हैं, ठीक है? ताकि हमारे लिए ये काम आसान हो जाए, थोड़ा सा कम डालते हैं, ठीक है? अब हम इसके अंदर यहां पे क्या डालने वाले हैं भाई? एल्यूमिनियम। क्या डालने वाले हैं? इधर आ जाओ, ठीक है? अब इसके अंदर जैसे हमने एल्यूमिनियम डाला और हमने यहाँ पे बैलून, बैलून क्यों लगाया? ताकि बस हम ये देख सके कि यार यहाँ पे एक्चुअली में जो गैस निकल रही है वो फील हो जाए। समझ गए? अब होगा क्या, मैं आपको तब तक बता देता हूँ। हमने नीचे क्या लिया हुआ है? NaOH, और उसके अंदर क्या लिया हुआ है? एल्यूमिनियम। ये दोनों एक्चुअली आपस में क्या हो जाते हैं? रिएक्ट। एक बार अगर आप इनको देख के बताओ, क्या थोड़ी थोड़ी रिएक्शन शुरू हो गई है इसके अंदर? बबल्स निकलने शुरू हो गए। हाँ, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो। अभी ये अंदरूनी रंग देख रहा था लोगों के, तो ये अब इसके अंदर आपको जो गैस है वो, अब ये अपने आप तो बैलून खड़ा हुआ नहीं होगा बेटा, तो ये ऑब्वियस सी बात है, इसमें से क्या रिलीज हो रही है बेटा? गैस। और एक ऐसा लेवल भी आएगा कि ये सारा का सारा गायब हो जाएगा। समझ के चलो, मैं ही रख लूंगा, अब तो तुम इतनी देर क्या खड़े रहोगे इधर। हाँ, अब सुनो, ये फटने वाला है भाई। रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। अच्छा, बोतल की शेप देख रहे हो आप? अब बहुत ज्यादा हीट निकलने लग गई है। बोलो इसकी भाई, ये ले लो तुम। वेरी गुड, ये भाई मेहनती आदमी है। अब बोतल की शेप देखो आप। डर तो मुझे भी लग रहा है भाई,
यार अब जब तक ये फटेगा नहीं ना, हम ऐसे उसमें ही रहेंगे। कोई नोकीली चीज दो ना यार। कंपास दो, हाँ कंपास तो जल्दी दो। भाई कंपास पास कराओ जल्दी से, क्योंकि मुझे आपको कलर दिखाना है यार। कौन आया? तो एक्चुअली में अब भाई कंपास कैच करो, थैंक यू थैंक यू। है काला हो गया सारा। अच्छा इसकी शेप देख रहे हो आप? मैं भी कैमरे में दिखाऊं, अब छुओ, अब मजा आएगा। बहुत ज्यादा गर्म है, अब मजा आएगा। अब सुनो भाई, तो ये मेरे साथ भी पहली बार हुआ है कि इस रिएक्शन ने बहुत ज्यादा समय लिया। मुझे पता नहीं है, मैं इसके ऊपर पढ़ूंगा क्यों हुआ ऐसा, बट ये इंस्टेंट होती है। नीचे से शेप देख रहे हो आप? क्योंकि ना यहां से उतना गर्म नहीं हुआ, ये यहां से उतना गर्म नहीं हुआ, ऊपर से देखो कैसी शेप हो गई है इसकी, और ये रंग भी बदल गया। अब तो क्लियर है? चलो भाई, तो क्या हमारे पास चेंज इन स्टेट आया? पूरा एल्यूमिनियम गायब हो गया इसके अंदर से, इसके अंदर से पूरा का पूरा एल्यूमिनियम गायब हो गया। अभी ठंडा होगा, नीचे बैठेगा, आप समझोगे कलर में चेंज, अंधे को भी दिख जाए। एवोल्यूशन ऑफ गैस, बेटा गुब्बारा फटा है हमारा, क्या टेम्परेचर बदला? हाँ। और क्या प्रेसिपिटेट होगा, इसके लिए हम वेट करेंगे। डन है? चलो अब हम क्या करते हैं, यहां पे थोड़ा सा, ये हमारे पास KMnO4 कौन है? ये KMnO4 जो होता है, ये NaOH के साथ किस तरीके से रिएक्ट होता है इसको समझते हैं। आओ, अब इसका कलर आपको ध्यान रखना है, मैं इसके अंदर डाल देता हूं। आप देख रहे हैं इसके अंदर रंग जाके कैसा हो रहा है इसका। आप इन दोनों के रंग को कंपेयर करो, क्या ये रंग और ये रंग बहुत डिफरेंट है? एक्चुअली में ये क्यों हुआ बेटा, देखो मैं डिटेल रिएक्शन तो नहीं पढ़ाऊंगा आपको, वो तो हमारे सिलेबस में ही नहीं है, बट सिर्फ ये दिखाना है कि रंग केमिस्ट्री में बदलना बड़ा इजी होता है, बहुत रेयर कह रहा हूं सॉरी, बहुत कॉमन भी होता है। क्या रिएक्शन से पहले इसका रंग कुछ ऐसा था, पर्पल? बोलो बेटा। और रिएक्शन के बाद इसका जो रंग हो चुका है वो बिल्कुल ही बदल के क्या हो चुका है, ग्रीन। तो रिएक्शन के बाद रंग बदलना भी बहुत ज्यादा क्या है, कॉमन है, बहुत जरूरी नहीं है, बहुत ज्यादा क्या है, कॉमन। अब यहां से गलत मैसेज मत लेके जाना, आओ जरा समझें बेटा, सुनो ध्यान से। क्या जब भी केमिकल रिएक्शन होगी ये पांचों चीजें होंगी? नहीं। क्या यहां पे कुछ गर्म हुआ? बिल्कुल भी नहीं हुआ। क्या यहां पे प्रेसिपिटेट बना? बिल्कुल नहीं बना। क्या यहां पे स्टेट बदली? बिल्कुल नहीं बदली। लिक्विड से वो क्या है? क्या यहां पे कोई गैस निकली? बिल्कुल नहीं निकली। सिर्फ ये क्यों दिखा रहा हूं आपको, ये दिखाने के लिए कि कुछ रिएक्शन में सिर्फ और सिर्फ क्या बदलेगा, रंग। या क्या पता किसी में स्टेट बदले, या क्या पता किसी में पांचों देखने को मिल जाए। ये जो बोतल वाला एक्सपेरिमेंट हमने किया इसमें हमें पांचों देखने को मिले, चार तो दिखे, पांचवे के लिए वेट करेंगे। तो बेटा क्या समझना है, ये बच्चे बहुत कम जानते हैं कि अगर रिएक्शन हो रही है तो जरूरी नहीं है कि ये पांचों के पांचों कैरेक्टर्स आपको देखने को मिलेंगे, नहीं, लेकिन एट लीस्ट एक तो मिलेगा ही मिलेगा, एट लीस्ट एक तो मिलेगा ही मिलेगा। बात समझ में आती है? पक्की बात है? पक्की बात है? तो इन सब के हमने क्या भी किए भाई, एग्जाम्पल्स भी कर लिए। क्या भी कर लिए? तो अभी तक क्या क्या पढ़ लिया, रिवाइज करें। हमने पढ़ा रिएक्शन क्या होती है, ठीक है, रिएक्शन के दो हिस्से होते हैं, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ठीक है। फिर हमने पढ़ा कि जब भी रिएक्शन होती है तो पांच कैरेक्टर्स देखने को मिल सकते हैं, पांचों भी देखने को मिल सकते हैं, कोई चार भी, कोई तीन भी, कोई दो भी, कोई एक भी, लेकिन कम से कम कोई एक जरूर मिलेगा। यस और नो? और ये जो हमने क्वेश्चंस किए हैं, लेड नाइट्रेट, कॉपर सल्फेट, इनके ऊपर इनडायरेक्ट सवाल आते हैं। सवाल कैसे आता है वो हम अपने अगली एक लेक्चर में पढ़ेंगे। चलो आओ, इसके ऊपर मैं आपको बता दूं, ऑनलाइन बच्चे बैठे हुए जो, हम लोग वन शॉट में सिर्फ और सिर्फ टॉपिक्स पढ़ाते हैं, क्वेश्चंस के लिए अलग से लेक्चर आते हैं। यानी कि जैसे ये वन शॉट आ जाएगा, इन्हीं बच्चों के साथ हम क्लास में क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। आप सभी बच्चे यहाँ पे भी आएंगे, कुछ सवाल बनाएंगे ताकि उनको भी मजा आए और वो भी समझ पाए कि हम कितने सवाल बना पा रहे हैं। तो ऐसे लेक्चर भी हम लोग साथ में रिकॉर्ड करेंगे। चलो आओ आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं, दुनिया में दो प्रकार की रिएक्शंस होती हैं, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। इसको देखो याद कैसे करते हैं। मेरे को पूरा यकीन है कि एक्सो और एंडो आपके लिए कोई नया शब्द नहीं है, यह शब्द पुराना है आपके लिए। जैसे आपने पढ़ा होगा एंडोऑस्मोसिस, एक्सोऑस्मोसिस, एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस 9th क्लास में।
ऐसे ही एंडो का और एक्सो का ना ये एक्चुअली अपने अपने इंडिविजुअल मतलब होते हैं। एक्सो का मतलब होता है लॉस। क्या होता है? मैंने इसे ऐसे याद किया था जब मैं छोटा था, मैंने इसको याद किया था लेक्सो से। किससे याद किया था? लेक्सो। एल हो गया लॉस और एक्सो का मतलब हो गया लॉस। समझ रहे हो बेटा? एंडो का मतलब होता है गेन। क्या होता है? एंडो का मतलब होता है गेन, और जी आगे लगाए तो बन जाए गैंडो। क्या बन जाएगा? गैंडो। मैंने इसको ऐसे याद किया था, ठीक है ना? तब मैं हंसा भी नहीं था, मैं इतना गंदा नहीं था तुम्हारी तरह। जी मतलब यहां पे है गेन, एंडो मतलब होता है गेन, तो बन गया गैंडो। क्या बन गया? अब क्या है? एक्सोथर्मिक, ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट का क्या होगा? लॉस होगा। क्या बोतल गर्म हो गई थी? तो वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन थी, क्योंकि उसमें हीट का क्या हुआ था? लॉस हुआ था। चूने को पानी में डालो, अभी बताया था, बहुत ज्यादा क्या निकलती है? हीट। एक छोटी सी कहानी बताता हूं। हमारे यहां पे ना गुरुद्वारा है एक, उस गुरुद्वारे में मैं, मेरा फ्रेंड, हम सब ना सेवा करते थे जब हम छोटे थे। तो ना मेरा दोस्त ना लेट हो गया एक दिन, तो ना उसी दिन वो निकलनी थी प्रभात फेरी, पूरा बड़ा नगर कीर्तन निकलना था। तो ना हमें ना चूने की बोरी दी गई थी और हमें लाइनें बनानी थी। क्या बनानी थी? तो मेरा दोस्त लेट हो गया, जल्दी जल्दी आया, उसने हाथ पांव धोए हैंडपंप में और हाथ गीले थे उसके, और उसने चूने की बोरी में डाल लिए। और चूने की बोरी में डालने के बाद लाइनें बना रहा था धीरे धीरे। विद इन 10 to 20 सेकेंड वो चिल्लाने लग गया, उसके हाथ में जलने लग गई। क्यों लग गई? क्योंकि चूना पानी से रिएक्ट होने लग गया। पानी उसके हाथ में था, उसने क्या बना दिया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या लेना देना, लेकिन बदले में क्या बनाई? हीट। तो दुनिया में दो प्रकार की रिएक्शन होती है, एक जिनमें हीट निकलती है और एक इनमें हीट देनी पड़ती है या एब्जॉर्ब हो जाती है, गेन हो जाती है। जैसे कि अगर आपको नाइट्रोजन को हाइड्रोजन से रिएक्ट करवाना है तो आपको क्या देनी पड़ेगी? यानी कि ये हीट गेन करेगा। क्या करेगा? और अभी मैंने आपको पीछे बताया था विनेगर, मैं अभी इसको रिएक्शन के फॉर्म में ना लिखूं, विनेगर, ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए, और बेकिंग सोडा। विनेगर और बेकिंग सोडा को जब रिएक्ट करते हैं तो जो टेम्परेचर होता है वो कम हो जाता है, और अगर टेम्परेचर कम हो जाएगा तो ये प्रोसेस कौन सा माना जाएगा? एंडोथर्मिक। टेम्परेचर कम होने का मतलब है उसने हीट को एब्जॉर्ब कर लिया है। क्या कर लिया है? तो एंडोथर्मिक। और टेम्परेचर बढ़ रहा है मतलब हीट का लॉस हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगी? एक्सोथर्मिक हो जाएगी। क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? आओ एक बार इसको देखें, क्या कोई होशियार बच्चा चाहिए होगा? मैं, तुम आ जाओगे? 2 मिनट, जल्दी जल्दी आओ। हम यहां पे टेम्परेचर के ऊपर काम करने वाले हैं। मैं आपको रिटर्न में बोल सकता हूं, ये आपने कहीं नहीं देखा होगा, कहीं नहीं देखा होगा, ये गारंटी दे सकता हूं मैं आपको। भाई एक कंटेनर चाहिए होगा यार हमें, मैं एक और लेके आया तो था। हाँ इसमें करते हैं, इसमें करते हैं, थोड़ा गंदा है, कोई बात नहीं, ठीक है। यार ये जो बच्चे हैं, ये जो वन शॉट हमें घर बैठ के देख रहे हैं, इनको थोड़ा सा क्लियर नहीं होगा भाई, इस पे फोकस करना है, ठीक है ना? इनको थोड़ा सा क्लियर नहीं होगा टेम्परेचर, इसलिए मैंने बच्चों को बुला लिया है यहाँ, ताकि ये आपको एग्जैक्ट पता सके टेम्परेचर वगैरह के बारे में, ठीक है? बाबू इसमें टेम्परेचर, इसमें दिख रहा है ना लाल अभी? टेम्परेचर कितना है? लगभग 30 से नीचे, तो इसको 28 मान लेते हैं अभी। 28 है, कितना है? ठीक है। अब यहां पे हम लोग क्या करने वाले हैं, मैं इस कंटेनर के अंदर यहां पे थोड़ा सा विनेगर डालने वाला हूं। यह विनेगर देखो क्या लिखा हुआ है? एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड इज विनेगर, ठीक है ना? बस फर्क ये होता है कि हमारे जो घर में होता है वो थोड़ा सा वीक होता है, ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग वाला लेके आया हुआ है ना। इसको चाउमीन में डाल के अगर खा लिया आपने तो फिर से हमारे घर वाले हमें मिस करेंगे बेटा। हाँ ठीक है, तो यहां पे हम लोगों ने बेटा, आपका आज का इस पूरे एक्सपेरिमेंट का सिर्फ एक ही टास्क है, उसको गड़बड़ मत कर देना, और वो है टेम्परेचर देखना। आपको टेम्परेचर दिख रहा है यहाँ? जल्दी से बता दो माइक में कितना है टेम्परेचर? 28 है भाई टेम्परेचर, कितना है? अब हम इसके अंदर डालने वाले हैं, ये हमारे पास बेकिंग सोडा। क्या है? हम इसके अंदर बेकिंग सोडा डाल देंगे चम्मच भर के। टेम्परेचर देखते रहे ना भाई, थोड़ा और डालूं क्या? ठीक है, कितना टेम्परेचर? कितना हो गया? 27 हो गया, क्योंकि ऑब्वियसली से पता हमने उसको विनेगर में डुबाया। किस में डुबाया? चलो अब हम इसके अंदर, हाँ ये डाल देंगे। अब इनके बीच में थोड़ा सा पानी मिलेगा क्या? ये भाई बोतल देना नीचे वाली। हाँ तो थोड़ा सा पानी डाल दिया हमने ताकि इनकी रिएक्शन हो जाए। अब बताओ कितना हो गया टेम्परेचर? जोर से बोलो। 24 24 हो गया। 23 23 हो गया।
अच्छा रिएक्शन हो रही है, दिख रही है आपको? yes, हाँ, और बताओ कितना हो गया? 21 21 हो गया भाई, झूठ तो नहीं बोल रहे? ना सर। पैसे तो नहीं दिए तुम्हें मैंने? नहीं सर। और तुम बहुत ज्यादा पास मत आओ, कहीं पप्पी ले लो मेरी। बताओ कितना हो गया, जल्दी बताओ। 20 हो गया। 20 हो गया। मुझे लग रहा है 20 से नीचे नहीं जाएगा ये, बट हमने शुरुआत कहां से की थी बच्चों? 28। शाबाश, इसके ताली मार दो, बैठ जाओ। तुम्हारे लिए नहीं मारे, तुम्हारे इसके लिए मारो भाई। चलो कहीं गए भाई साहब मेरे, तो भाई। हाँ लेकिन बेटा टेम्परेचर जो है, कसम से कह रहा हूं 20 भी हो चुका है। क्या भी हो चुका है? यानी कि जब शुरुआत की थी कितना था? 28। 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाना। अरे भाई साहब, भाई कैमरा घुमाओ। ये कहेगा आज सर मुझे छुआ छुआ के चेक ही करवाए जा रहे हैं बस। भाई कैमरा घुमाओ, मैं एक चीज दिखाता हूं इसको, ये भी तो महसूस करे। ये छुओ, ये छुओ, छू के बताओ क्या ठंडा है कि नहीं है? मजेदार है, पीने की चीज नहीं है ये, ठंडा है भाई ये। यानी कि बेटा समझने, और ये आपको बहुत कम लोग बताएंगे, ऐसे रिएक्शंस नहीं दिखाएंगे आपको। मैंने खुद आज देखी है पहली बार। मजाक कर रहा हूं बेटा। ये रिएक्शन में टेम्परेचर, ये इसके बिल्कुल ऑपोजिट है, बिल्कुल ऑपोजिट है। रंग देख रहे हो आप? एल्यूमिनियम का नामो निशान नहीं है इसमें अब, ठीक है? ये बिल्कुल ऑपोजिट है। ये बहुत गर्म हो गया था, लेकिन ये बहुत ठंडा हो गया है, काफी ठंडा हो गया है। 10 डिग्री कम होना बहुत बड़ी बात होती है बेटा। इन सबको नीचे रख देते हैं ताकि विजन ब्लॉक ना हो। चलो, तो हमने एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक को समझा क्या है। अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है, हीट निकल रही है, तो प्रोसेस कौन सा है? एक्सोथर्मिक है। और अगर टेम्परेचर कम हो रहा है, हीट एब्जॉर्ब हो रही है, तो प्रोसेस कौन सा हो गया? एंडोथर्मिक हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जाने वाले हैं, बहुत मजेदार टॉपिक पे जाने वाले हैं, टाइप्स ऑफ रिएक्शन। मेरा यकीन मानिए बेटा, यहीं से पेपर में 90% चीजें आने के चांसेस हैं। 80-20 रूल जानते हो आप? हम लोग हर साल पेपर से एक दिन पहले का सेम डे पे क्या डालते हैं? 80-20 रूल। हम 20% सिलेबस कराते हैं, उसमें से 80% पेपर आया था, इस बार तो 90 आया था। आप जाके कमेंट चेक कर लो और उसके अगले दिन की वीडियो चेक कर लो, झूठ वाली बात नहीं। पॉइंट इज कि जब ये टॉपिक कराया तो वहां बताया था कि बेटा 3 सेट में से 2 सेट में टाइप्स ऑफ रिएक्शन के, और कौन सी रिएक्शन सबसे इंपॉर्टेंट होती है वही बताया था। अगले साल हो सकता है, इस साल हो सकता है, हमारी भावनाएं बदल जाए, वो हम फ्लो देखते हैं। द पॉइंट इज, ये जो टॉपिक शुरू हो रहा है, कमर सीधी कर लो सब, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। जो घर बैठे हैं वो भी कमर सीधी कर लें। चलो अब शुरू करते हैं। सबसे पहले आती है हमारे पास कौन सी रिएक्शन? कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन की पहचान बताता हूं आपको। A प्लस बी गिव्स C, A प्लस बी गिव्स C, या फिर A प्लस बी प्लस C गिव्स क्या? D, या फिर A प्लस बी प्लस C प्लस D इज इक्वल टू कुछ। यानी कि जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है उसकी पहचान क्या होती है कि उसका जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा सिंगल प्रोडक्ट होता है। क्या होता है? ऐसी रिएक्शन जिसमें 2 या 2 से ज्यादा लोग जुड़ते हैं, कंबाइन होते हैं और कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। हीट कोई प्रोडक्ट नहीं होता है, सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे कि चूना, तीसरी बार आ रही है रिएक्शन, चूना पानी में जाता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है तो क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। बहुत सारे इतने एग्जांपल है, खत्म ही नहीं होंगे भाई। लो, H2 और Cl2 आपस में जुड़ते हैं, क्या बना देते हैं? HCl। तो भैया कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो होती है जिसमें 2 या 2 से ज्यादा लोग जुड़ते हैं, और इसकी पहचान क्या है? कितने प्रोडक्ट बनाते हैं? सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। कितने प्रोडक्ट बनाते हैं? सिंगल प्रोडक्ट। लेकिन वहीं पे डीकंपोजिशन रिएक्शन बिल्कुल इसका उल्टा है। डीकंपोजिशन का तो मतलब ही होता है टूटना, इसका तो मतलब ही होता है टूटना। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें आपने एक सिंगल रिएक्टेंट लिया था इस बार और उसको तोड़ा, जैसे कि इस रिएक्शन के अंदर आपने क्या लिया था? FeSO4 क्या लिया था? और उसको हीट किया, तो हीट करने पे टूट गया। क्या बनाया इसने? Fe2O3। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। SO2 गैस बनाई और SO3 गैस बनाई। अगर ये नहीं दिख रहा है तो यहां पे 2 लिखा हुआ है और यहां पे 3 लिखा हुआ है, और ये लिखा हुआ है FeSO4। मैं चाहे दोबारा लिख देता हूं क्योंकि रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है बेटा। FeSO4 को अगर हम क्या करते हैं? हीट, क्या बनता है? Fe2O3 प्लस में बनता है SO2 गैस, प्लस में बनती है SO3 गैस।
तो क्या ये डीकंपोजिशन रिएक्शन है? कैसे पता लगेगा? क्या यहां पे सिंगल रिएक्टेंट लिया हमने? क्या एक रिएक्टेंट ने टूट के एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स बनाए हैं? तो क्या ये और ये आपस में उल्टे हो गए? इसमें क्या था, दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट जुड़ के एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, लेकिन इसमें एक सिंगल रिएक्टेंट टूटता है और एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनाता है। एक से ज्यादा। अब बेटा गहरी बात पूछने जा रहा हूं, गहरा सवाल है। जुड़ने में जुड़ने में एनर्जी लगती है या टूटने में? जुड़ने में कहां एनर्जी लगती है? कैसे लगती है जुड़ने में एनर्जी? जुड़ तो चीजें अपने आप जाती है। मैंने कहा था मैं गहरा सवाल पूछ रहा हूं आपसे। टूटने में लगती है बेटा, टूटने में लगती है। चलो एक बात बताओ, अगर दो लोगों को आपस में शादी करनी है, क्या करनी है? यह आसान है या अलग होना आसान है? आसान अलग होना है। गंदे लोग हैं भाई साहब। आपको पता है बेटा, लक्ष्य बताएगा आपको। लक्ष्य तुम बताओ भाई, क्या आसान है, शादी करना या अलग होना? बेटा देखो, शादी करने का प्रोसेस बहुत सिंपल है। जाओ कर लो। आपकी उम्र होनी चाहिए, दो दोस्त ले जाओ, हो गई। देखो मैं ये मत समझना गलत सलाह दे रहा हूं। आपने शादियां देखी ऐसे धूम धड़ाका, शाही पनीर, भल्ले पापड़ी, टिक्की, घोड़ी, पैसे, लोग नाच रहे हैं, वो अलग चीज है, वो सेलिब्रेशन है, वो शादी नहीं है। वो क्या है? शादी की सेलिब्रेशन। बेटा जुड़ने में तो बल्कि लोग खुश होते हैं, ये तो अपने आप होता है। टूटना मुश्किल है, टूटना इज वेरी डिफिकल्ट। मान लो ये लड़का अपनी शादी, ऐसे एग्जांपल के तौर पे, बड़े होके, वैसे इसकी जैसे हरकतें इसकी टूटेगी भी जल्दी। ये अंदरूनी चीजें देखता है लोगों की। देखो मैंने बोला, मेल कह रहा अंदर देखना पड़ेगा, तो इसकी शादी जल्दी टूटेगी भी। बट मान लो इसको शादी तोड़नी है, लेकिन सामने वाला तोड़ना नहीं चाहता, तो क्या इट इज वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस? कोर्ट के धक्के खाने पड़ेंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। मैं एक एग्जांपल, एक रेफरेंस ले रहा हूं। कहीं आपके घर वाले वीडियो देखें, बोले क्या सिखा रहा था ये, ऐसा नहीं है बेटा। एक रेफरेंस दे रहा हूं, फैक्ट बता रहा हूं आपको। आप समझो, सोडियम को ना क्लोरीन की जरूरत थी, तो वो आपस में अपने आप रिएक्ट हो गए थे। मैंने मैग्नीशियम को थोड़ी सी क्या हीट दी, वो ऑक्सीजन से अपने आप रिएक्ट हो गया। मैंने KMnO4 को NaOH में डाला, अपने आप हरा हो गया। लेकिन तोड़ने के लिए क्या लगती है बेटा? एनर्जी। क्या मुझे FeSO4, ये FeSO4 बढ़ा हुआ है, बैठे बैठे टूट जाएगा क्या? देखो एक्सेप्शनल केसेस आर देयर, कुछ लोग हैं जो बैठे बैठे टूट जाते हैं, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर मुझे किसी को तोड़ना है, डीकंपोजिशन रिएक्शन करनी है, तो मुझे कोई ना कोई फॉर्म में क्या देनी पड़ेगी? एनर्जी। क्या देनी पड़ेगी? एनर्जी। क्या देनी पड़ेगी? जैसे मैंने यहां पे एनर्जी किस फॉर्म में दी है? हीट की फॉर्म में। बेटा कई जगहों पे हीट की फॉर्म में दोगे, तो कई जगहों पे इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में दोगे, तो कई जगहों पे लाइट की फॉर्म में दोगे। और इसके ऊपर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अगर मैं पानी को हीट करूंगा तो क्या वो टूटेगा? आप दुनिया जहान की ताकत लगा लो, पानी को हीट करके आप तोड़ नहीं सकते। आप उबाल सकते हो, आप उसे भाप बना के उड़ा सकते हो, लेकिन आप H2 और O2 को तोड़ नहीं सकते, चाहे कितना मर्जी हीट कर लो। यस और नो? कितना मर्जी तो बहुत ज्यादा बात हो गई। घर में गैस पर रख के क्या आप उन्हें तोड़ सकते हो? नहीं। पर घर में गैस पर रख के किसको तोड़ सकते हो आप? तो ऐसा क्या हो रहा है कि कुछ लोग टूटेंगे हीट से, कुछ टूटेंगे इलेक्ट्रिसिटी से, और कुछ लाइट से। ये आपके सिलेबस में तो नहीं है, बट आप जानते हैं। इसके ऊपर एक एग्जांपल लेता हूं। अगर मान लो इस कमरे के अंदर अभी अभी बहुत सारे चूहे आ गए। क्या आ गए? ईमानदारी से प्लीज, कैमरा देख रहा है, झूठ नहीं। आपको बताना है कितने बच्चे ऐसे हैं जो इस कमरे से छलांगे मार के बाहर जाने की कोशिश करेंगे? 1 2 3 4 5। आपको चूहे से डर नहीं लगता बेटा? बैक पाइपर हैं आप? ठीक है, काफी बच्चों को लगता है, कुछ को नहीं भी लगता है। मुझे लगता है मैं भी नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे चूहों से उतना डर नहीं लगता है। समझ रहे हो? अरे बोलो यार। यानी कि कई लोग चूहों से डर रहे हैं। अब मान लो जो चूहों से डरा, लेट से यहां पे सांप आ गए। क्या आ गए? हो सकता है आप में से कोई सांप से भी ना डरे। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों के साथ रोज सांपों के साथ उठना बैठना हो। कईयों के 2 सांप से कम थोड़ी ना। लेकिन बेटा सांप से भी ना डरे, हो सकता है। जैसे मुझे लगता है मैं सांप से डर जाऊंगा। मैं चूहों से भले नहीं डरूंगा, लेकिन सांप से डर जाऊं। अच्छा अब सुनो, क्या पता कुछ लोग सांप से डरे, चूहे से डरे, लेकिन मैं बिजली का करंट बिछा दूं तारों पे, यहाँ पे आपको मारूं, मैं कहूंगा बैठे रहोगे तो मारूंगा। आप में से कुछ बच्चे हो सकता है फिर भी ना डरे, और कुछ कहें कि नहीं करंट से डर लगता है। द पॉइंट इज, सबका एक वीक पॉइंट होता है, सबका एक कमजोर पॉइंट होता है जिसमें वो टूट जाता है। समझ क्या? तो FeSO4 टूटता है हीट पे।
H2O टूटता है इलेक्ट्रिसिटी पे। आपसे कोई नहीं पूछ रहा किसी का वीक पॉइंट क्या है, कोई नहीं पूछ रहा आपसे, ठीक है। इसी के हिसाब से हमने डीकंपोजिशन रिएक्शंस को बनाया है। डीकंपोजिशन रिएक्शन कौन सी रिएक्शन है जिसमें एक क्या होगा, रिएक्टेंट, और टूट के एक से ज्यादा क्या बनाएगा, प्रोडक्ट बनाएगा। चलो ठीक है। अब डीकंपोजिशन रिएक्शन के अलग अलग टाइप होते हैं। पहला होता है थर्मल डीकंपोजिशन, यहां पे चीजें हीट देके टूटती हैं। जैसे मैंने आपको ये एग्जांपल तो दिया ही था। और अच्छा, मैंने आपको याद करो, पीछे एक और एग्जांपल दिया था लेड नाइट्रेट का, याद है किसी को? किसका एग्जांपल दिया था बेटा? लेड नाइट्रेट का। कहां गया वो एग्जांपल? ये भी डीकंपोजिशन हीट से हो रहा है, तो इसको भी कौन सा डीकंपोजिशन बोलेंगे? थर्मल। लेकिन मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, कमी थोड़ी ना एग्जांपल की। देखो ये है बेटा हमारे पास NaHCO3, ये सेकंड चैप्टर में रिएक्शन भी आएगी आपके। अगर आप NaHCO3 को हीट करते हो, बेकिंग सोडा है, बेकिंग सोडा को हीट करते हैं तो Na2CO3 बनता है, H2O बनता है, और कौन सी गैस निकलती है? CO2। यही गैस बेकिंग वगैरह में काम आती है, ढोकला केक वगैरह बनाने में। तो NaHCO3 को भी अगर आपको तोड़ना है तो क्या करना पड़ेगा? हीट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? चलो अब तक तो याद हो गई होगी, साथ साथ बोलेंगे। FeSO4 को हीट करूंगा तो क्या बनेगा? Fe2O3 SO2 SO3। सही है क्या? फिर आता है फोटो डीकंपोजिशन। फोटो डीकंपोजिशन को हम फोटोलिसिस भी कहते हैं। क्या भी कहते हैं? नाम से पता लग रहा है यहां पे हम लाइट से तोड़ेंगे। किससे तोड़ेंगे? इस कमरे में जो जो चीजें पड़ी हुई हैं, आपको क्या लगता है वो लाइट से टूटेंगी? नहीं। अगर टूट रही होती तो अभी तक टूट गई होती। लेकिन बेटा कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन पर लाइट गिरो तो वो पागल हो जाती हैं, वो टूट जाती हैं, वो तड़पने लग जाती हैं। जैसे कि AgCl। कौन? AgCl को आप लाइट दे दो एक बारी, बस ये पागल हो जाता है, टूटता है। क्या बनाता है? सिल्वर बनाता है। भैया देखो अभी हम बैलेंसिंग नहीं कर रहे हैं प्लीज, है ना। सिल्वर बनाता है और कौन सी गैस बाहर निकल जाती है? क्लोरीन। टूट गया लाइट देते ही, लाइट देते ही, लाइट देते ही। अब आप बताओ, अगर मैं AgCl ऐसी बोतल में स्टोर करूंगा तो अच्छी बात है बुरी बात है? अगर मैं AgCl को ऐसे में स्टोर करूंगा, अच्छी बात है बुरी बात है? इसलिए AgCl स्टोर होता है ब्लैक कलर्ड बॉटल्स के अंदर। किसके अंदर? बेटा ये सवाल इस चैप्टर के वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है कि जो सिल्वर क्लोराइड होता है, जो सिल्वर क्लोराइड होता है इज स्टोर्ड इन ब्लैक कलर्ड बॉटल्स। ये कौन से बॉटल में स्टोर किया जाता है? ताकि लाइट, जैसे आप धूप में जाते हो चश्मा पहन लेते हो, क्यों पहनते हो चश्मा? हैंडसम दिखने के लिए। मतलब ठीक है एक पर्पस ये भी होता है कई लोगों का, बट चश्मे बनाए इसलिए नहीं गए थे। चश्मे बनाए गए थे कि ताकि आप धूप में जाओ तो आपकी आंखों में ज्यादा सन रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज वगैरह ना जाए, बिकॉज ह्यूमन आई में पड़ेंगे। अगर हमारी आंखों में ज्यादा सन रेज या अल्ट्रा वायलेट रेज जाएंगे तो कैटरैक्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? बट ठीक है, ठीक है, काले चश्मे, ब्राउन चश्मे क्यों पहनते हैं? ताकि लाइट अंदर कम से कम जाए। बिल्कुल यही पर्पस है कि सिल्वर क्लोराइड को ब्लैक कलर की बॉटल्स में स्टोर करते हैं ताकि अंदर सनलाइट ना एंटर करे। समझ गए? ये कहां पे काम आता है? ये पहले काम आता था, इसको बोलते थे हम ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। ये कहां पे काम आता था? ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। मैं थोड़ा समझाता हूं, आज तक बहुत कम बच्चे मैं जानता हूं, सबने रट्टा तो मार रखा है कि AgCl काम आता है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, बट रीजन बहुत कम बच्चों को पता होता है। उसके रीजन को जाने। देखो मान लो मुझे अपने टी शर्ट पे A लिखना है। क्या लिखना है? A। तो मैं क्या करूंगा? एक स्टेंसिल लाऊंगा, गत्ते में A काट दूंगा और यहां पर चिपका दूंगा, और मैं स्प्रे बॉटल में क्या लेके आ जाऊंगा? AgCl, और मैं छिड़क दूंगा इस पे। समझ गए? अब AgCl जहां जहां से कटा हुआ है वहां वहां पर जाके मेरी टी शर्ट पे चिपक जाएगा। फिर मैं अपनी टी शर्ट को धूप में रख दूंगा। कहां रख दूंगा? क्या धूप में जाती AgCl टूटेगा? क्या बनाएगा? ये दो चीजें बनाएगा, एक बनाएगा सिल्वर और एक बनाएगा क्लोरीन गैस। क्या क्लोरीन गैस उड़ जाएगी? पीछे कौन बचेगा? Ag बचेगा। कौन बचेगा? वो मेरी टी शर्ट पे चिपक, Ag मतलब सिल्वर, वो मेरी टी शर्ट पे जाके चिपक जाएगा और मेरी टी शर्ट पे A छप जाएगा। क्या छप जाएगा? तो इसको पहले इस्तेमाल करते थे, इसका नाम था ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। ऑब्वियस सी बात है ये बहुत ही बकवास और वाहियात तरीका था। अब हमारे पास बहुत बेहतर तरीके आ गए हैं। अगेन यार ये जो कैमरा है, ये जो कैमरा है, ये जो कैमरा है, हर चीज 4K में रिकॉर्ड कर रहे हैं। अब हमें जरूरत नहीं है ऐसी चीजें करने की। समझ रहे हो आप? बोलो। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो चलो छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं, जैसे डीकंपोजिशन रिएक्शन करने के लिए क्या हमें कोई ना कोई फॉर्म में एनर्जी देनी पड़ेगी? यस, बिल्कुल देनी पड़ेगी। पहले हमने किस फॉर्म में दी उसको?
हीट की फॉर्म में, उसे बोला थर्मल डिकम्पोजिशन। लाइट की फॉर्म में देंगे तो फोटो डिकम्पोजिशन। अब आता है बिजली की फॉर्म में देंगे तो इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन। इसको प्यार से हम इलेक्ट्रोलिसिस भी कहेंगे। प्यार से क्या कहेंगे बेटा? इसका एक एग्जांपल तो आप सभी जानते हैं, और वो है पानी के अंदर अगर क्या पास करा दी गई, बिजली पास करा दी गई, तो हाइड्रोजन बनता है और ऑक्सीजन बनता है। इसके ऊपर एक बहुत सवाल इंपॉर्टेंट आता है कि जब भी हम पानी के अंदर बिजली पास कराते हैं तो दो गैसेस बनती हैं, एक कौन सी होती है? हाइड्रोजन, और एक कौन सी होती है? बहुत बार यह सवाल आया हुआ है कि इनमें से कोई एक गैस दूसरे के मुकाबले डबल अमाउंट में बनती है। इनमें से कोई एक गैस दूसरे के मुकाबले, वो कौन सी है? तो आंसर है, देखो ना, आप सोचो H2O जो है वो कैसे बना है? क्या वो दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन से बना है? तो जब ये टूटेंगे तो क्या हाइड्रोजन हमेशा ऑक्सीजन से डबल बनेगी? तो अगर इसका आपको 2 वॉल्यूम मिलते हैं तो इसके आपको कितने वॉल्यूम मिलेंगे? 1। यानी इनका रेशो हमेशा कितना रहेगा? 2:1 का। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपने पानी के अंदर बिजली पास कराई और आपको पानी मिला 50 लीटर, कितना मिला? तो वो आपको 25 लीटर मिलेगा। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन हमेशा ऑक्सीजन से डबल होगी। समझ गए? अगर ये आपने लिया 10 लीटर तो ये मिलेगा 20 लीटर। अगर ये लिया आपने 100 लीटर बना, मान लो, तो ये बनेगा 200 लीटर। ये अगर आपका बना 500 लीटर तो वो बनेगा 250 लीटर। हमेशा उनका रेशो 2:1 रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। सही है क्या? आगे बढ़े क्या? तो डिकम्पोजिशन करने के 3 तरीके हो गए। हीट देके करोगे तो थर्मल, लाइट देके करोगे तो फोटो, और इलेक्ट्रिसिटी देके करोगे तो इलेक्ट्रो डिकम। इसके और भी एग्जांपल्स हैं, एक आध और लिख देता हूं, चलो आओ। अगर आप NaCl, पिघले हुए NaCl में बिजली पास कराते हो, अगर आप पिघले हुए NaCl में क्या पास कराते हो? इलेक्ट्रिसिटी, तो पिघला हुआ NaCl आपको देता है Na और कौन सी गैस? Cl2। तो ये भी डिकम्पोजिशन हो गया और ये भी बिजली से हुआ, तो नाम पड़ गया इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन। क्या पड़ गया? सही है। अब हमारे पास एक रिएक्शन आने वाली है जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या नाम है? एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनना। चलो एक क्वेश्चन पूछता हूं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ने से पहले। ये ना एक बेंच है आपके स्कूल का, और यहां पे ना आप बैठे हुए हो। मैं आपको ए से दिखा रहा हूं। किससे? ए से। आप ना बी के साथ बैठे हुए हो। बी के साथ बैठे हुए हो। बी कोई है, कोई भी एक रैंडम आपका दोस्त, करीबी दोस्त या दोस्त से ज्यादा, जो भी है, ठीक है। यहां से ना एक सी नाम का बंदा आया और उसने बोला आपको कि भाई यहां से हट जा, मैं बैठूंगा। अब आप मुझे बताओ, आप हटोगे कि नहीं? अरे वाह, तुम बताओ भाई, हट जाओगे? तो क्या ये डिपेंड नहीं करता कि वो कौन है जो आ रहा है? मुझे लगता है आपने जो जोश में बोल तो दिया कि आप नहीं हटोगे, बट क्या ये इस पे डिपेंड नहीं करता बाबू? क्या ये इस पे डिपेंड नहीं करता कि सामने से कौन आ रहा है? करता है ना। अगर वो आपसे ज्यादा ताकतवर है तो मुझे लगता है भलाई इसमें है कि हम हट जाएं, जो कि भाई साहब ने बोला। अगर वो हमसे कम ताकतवर है तो लड़ाई कर सकते हैं। बोलो बेटा, क्योंकि अगर वो हमसे कम ताकतवर है तो हम ही जीतेंगे। बोलो बेटा। तो बस यही है एक्चुअली में कौन सी रिएक्शन? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लेकिन क्या हमें इससे पहले पता होना चाहिए कौन ज्यादा ताकतवर है और कौन कम? उसके लिए यहां पे हम पढ़ेंगे एक सीरीज जिसका नाम है रिएक्टिविटी सीरीज। तो ये क्या है? आप कह सकते हो अ सीरीज ऑफ मेटल्स in which metals are arranged in decreasing order of reactivity, in decreasing order of। हमने ना क्या किया बेटा? अच्छा एक बात बताओ, मेरे और लक्ष्य, ऑनलाइन वाले बच्चे बता दूं, लक्ष्य हमारे यहाँ पे ऑफिस में हमारे साथ रहता है। आपके हिसाब से अगर हम दोनों की लड़ाई हुई तो कौन जीतेगा? आप क्यों ऐसा कह रहे हो? आपको क्या लग रहा है लक्ष्य मुझे मारेगा नहीं या उसमें ताकत नहीं है? मुझे मारेगा नहीं। इमेजिन करते हैं कि लक्ष्य मेरी कोई रिस्पेक्ट नहीं करता,
अब बताओ, और मैं तो बिल्कुल करता ही नहीं इसकी, मैं तो पेलूंगा इसे। आप बताओ अब कौन जीतेगा? लक्ष्य भैया जीतेंगे। क्यों भाई? क्यों वैसे ऐसा क्यों कह रहे हो आप? वो जवान है। आप बताओ मैं तुम्हें अपनी जवानी कैसे दिखाऊं? तुम जैसे बोलो, आ जाओ। उसकी कौन सा बॉडी है? एक बार इधर आना लक्ष्य। तुम, मैं कोई दया नहीं दिखाऊंगा। मेरे पास क्या क्या पड़ा हुआ मारने के लिए। आप बताओ भाई। हाँ भाई, तुम कह रहे थे बॉडी है लक्ष्य की। चलो बैठ जाओ। देखो बेटा, मुझे ऐसा लगता है कि हम ये नहीं बता सकते कि कौन जीतेगा, बिकॉज ये बॉडी स्ट्रक्चर पे, बॉडी टाइप पे डिपेंड नहीं करता है। आपने अगर ब्रूसली जी देखे हो तो जब उन्होंने शर्ट पहन रखी होती थी तो कोई नहीं बता सकता था कि अंदर से ऐसा भयंकर इंसान है जो 1 इंच का मुक्का मार के आपको दीवार में चिपका सकता है। तो क्या पता लक्ष्य को कोई ऐसी टेक्निक आती हो कि मेरे को चींची उंगली से मार दे वो, और क्या पता ये टेक्निक मुझे आती हो। तो बॉडी टाइप, जैसे ये बंदा जो छोटा सा बंदा बैठा हुआ है, अगेन मैं ऐसे कोई बॉडी शेमिंग नहीं कर रहा, बट द पॉइंट इज कि आप ऐसा नहीं कह सकते कि अगर वो लड़ेगा तो वो जीत जाएगा या हार जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन क्या पता उसके पास कोई बड़ी खतरनाक क्या हो टेक्निक्स हो, क्या पता उसको एमएमए आता हो, क्या पता उसे काला जादू आता हो, वो फूंक मारे आप बेहोश हो जाओ। तो पॉइंट इज कि ये हम नहीं बता सकते, हमें ये करके देखना पड़ेगा। जो वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन के कॉम्पिटिशंस होते हैं आपने देखे होंगे, उसमें कैसे बोलते हैं अरे भाई साहब इसका डोला सबसे बड़ा है तो ये वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन। नहीं, ऐसे नहीं होता। वहां पे कंपटीशन लड़े जाते हैं अलग अलग लेवल पे, देखे होंगे आपने। पत्थर उठाने वाले, ट्रॉली खींचने वाले, लकड़ी काटने वाले, अलग अलग कंपटीशन होते हैं। तो ऐसे ही हमने अलग अलग कंपटीशन किए मेटल्स के बीच में, और हमने एक सीरीज बनाई। किसने बनाई? केमिस्ट्री ने एक सीरीज बनाई कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है, कौन कम रिएक्टिव है। तो वो सीरीज कैसी आई बेटा? वो सीरीज आई कालू, नाना, चाट, मांगे, आलू, जरा, फीके, पड़े, और फिर आता है हमारे पास बेटा चांप। क्या आता है बेटा? मैं आपको समझा रहा हूं, आप कह रहे हो कि सर ये क्या ही बातें कर रहे हैं अजीब अजीब, लेकिन आओ जरा समझो। ये है हमारे पास रिएक्टिविटी सीरीज। क्या है ये? इसमें जो सबसे ऊपर लिखा हुआ है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, यानी कि पोटेशियम, और जो सबसे नीचे लिखा हुआ है सबसे कम रिएक्टिव है, यानी कि प्लैटिनम। यानी कि ये कौन है? ये कौन है? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, कॉपर, हाइड्रोजन, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम। अच्छा एक बात मैं बता दूं, यहां पे मुझे गोला मारना होगा बेटा, बिकॉज ये जो कॉपर और हाइड्रोजन है इसमें बड़ी कंट्रोवर्सी रहती है, क्योंकि अगर मैं थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा दूंगा तो हाइड्रोजन जो है वो किससे ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा? कॉपर से। और थोड़ा सा कम कर दूंगा तो ये नीचे। यानी कि आप जब गूगल करोगे, जो बच्चे घर बैठे वो अभी करके भी देख सकते हैं, जब आप गूगल करोगे रिएक्टिविटी सीरीज तो आपको बहुत सारी जगहों पे रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन ऊपर दिखेगा और कॉपर नीचे, और बहुत सारी जगहों पे आपको कॉपर ऊपर दिखेगा और हाइड्रोजन नीचे। तो ये ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करते रहते हैं, लेकिन हाँ बाकी सब वही है। तो भैया ये कौन हो गया? पोटेशियम। क्या ऐसा बोल दूं कि ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव है? इनमें इससे भी ज्यादा रिएक्टिव मेटल हमारे पास है, लेकिन जैसे नाम क्या उनके? सीजियम, रुबिडियम, फ्रांशियम। मैं गालियां नहीं दे रहा हूं बेटा आपको, ये एलिमेंट्स के नाम हैं जो आपने कभी सुने भी नहीं होंगे, या अगर सुने भी हैं तो कभी जीवन में शायद देख भी नहीं पाओगे आप, क्योंकि वो हमारे जीवन में काम नहीं आते हैं। इसलिए हमारे यहाँ पे वो मेटल लिखे हुए जो जिनको हम जनरली देख पाएंगे अपने जीवन में। तो ये है पोटेशियम, उसके बाद कौन है? सोडियम, और सबसे कम रिएक्टिव कौन है? प्लैटिनम। अब ये मान लो आप इनमें से कोई हो और आपको कोई हटाने आना वाला है, तो क्या ये डिपेंड करता है कि वो आपसे ज्यादा ताकतवर है, कम, आप हटोगे कि नहीं? तो बेटा यहां पे आती है हमारे पास कौन सी रिएक्शन? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ध्यान से सुनना, इस रिएक्शन में क्या होता है? ए किसके साथ बैठा होता है? बी के साथ। यहां पे आता है सी। अगर सी जो है वो ए से ज्यादा रिएक्टिव है तो सी किसको हटा देगा? अगर सी ए से ज्यादा रिएक्टिव है तो वो ए को हटा देगा और इसकी जगह बैठ जाएगा, और बाहर कौन आ जाएगा? बाहर कौन आ जाएगा? सर बी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्या? बी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा बेटा, गहरी बात बोल रहा हूं मैं। बी को
कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि उसके साथ आप बैठे हुए हो या सी बैठा हुआ है। गहरी बात है ये। गहराई तक पहुंचे हो? वेरी गुड। नहीं पहुंचो तो बड़े होके पहुंच जाओगे बेटा। लेकिन मैं शादीशुदा इंसान हूं, मुझे पता है बेटा। लेकिन 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 यहां पे सी ए को तभी डिस्प्लेस कर पाया बिकॉज सी ए से ज्यादा रिएक्टिव था। सर समझ नहीं आया ज्यादा रिएक्टिव का मतलब, आओ समझे। मान लेते हैं यहां पे था मेरे पास जिंक सल्फेट। कौन था? अब जिंक सल्फेट के सामने सोडियम आया। क्या सोडियम जिंक से ज्यादा रिएक्टिव होता है? क्या सोडियम जिंक से, कहां है जिंक? जिंक से ज्यादा रिएक्टिव है। यस। जो मैंने शुरू में बोला था वो उसको याद करने का तरीका था ना, निमोनिक्स थे। कालू नाना चाट मांगे, आलू जरा फीके पड़े चाप। याद करने का तरीका आपकी चॉइस है, कैसे मर्जी कर लेना, ठीक है। क्या सोडियम जिंक से ज्यादा रिएक्टिव है बेटा? क्या सोडियम जिंक को हटा देगा? बिल्कुल हटा देगा। और क्या बना देगा? जिंक सॉरी क्या बना देगा? सोडियम सल्फेट। क्या बना देगा? और जिंक जो है वो बाहर आ जाएगा। तो क्या सोडियम जो है वो जिंक को डिस्प्लेस कर रहा है? यस। रिएक्शन का नाम पड़ गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। लाइक यहां पे कॉपर सल्फेट है। ये रिएक्शन हमने आज देखी भी थी और वहां बात की थी कि कॉपर सल्फेट का कलर क्या होता है? ब्लू होता है। क्या होता है? अब अगर आयरन रिएक्ट होगा किसके साथ? कॉपर सल्फेट के साथ। किसके साथ? तो रिएक्ट होने पे क्या आयरन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है? क्या आयरन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है? यस, बिल्कुल ज्यादा रिएक्टिव है। तो यहां पे क्या बना देगा? FeSO4 और किसको बाहर धकेल देगा? कॉपर को। अब आपके मन में ना हो सकता है एक सवाल आ रहा हूं, मैं यहां से ना ये हटा रहा हूं क्योंकि पीछे लिखा हुआ जगह कम पड़ जाएगी, लेकिन मैं आपको क्या बता दूं, आपके मन में ना हो सकता है एक सवाल आ रहा हो, दो सवाल आ रहे हो। पहला सवाल, सर अगर ऐसा हो कि आयरन सल्फेट के सामने सिल्वर आ जाए तो क्या होगा? बेटा अगर बेंच पे आप बैठे हुए थे किसी के साथ और आपके सामने आपसे कम ताकतवर इंसान हो तो आप क्या करते? आप बिल्कुल नहीं हटते, बल्कि आप उसे धक्का मार देते। ऐसे ही तो करते। अब एजी आया है। अबे एजी कौन है? सिल्वर है। सिल्वर आया किसको हटाने? सिल्वर आया है आयरन को हटाने। क्या वो हटा पाएगा? तो क्या इनके बीच में कोई रिएक्शन होगी? कोई रिएक्शन नहीं होगी। पहला सवाल। दूसरा सवाल आपके मन में आ सकता है कि सर ये रिएक्टिविटी सीरीज आपने बोला किसकी है? तो यहां पे हाइड्रोजन क्या कर रहा है? हाइड्रोजन तो एक नॉन मेटल होता है। हाइड्रोजन तो एक, ये हमारा इस पूरी टेबल का मोस्ट रिएक्टिव मेटल हो गया। सही कह रहा हूं? ये हमारी टेबल का लीस्ट रिएक्टिव मेटल हो गया। ठीक है, तो यहां पे सारे मेटल लगे हुए हैं, तो यहां पे हाइड्रोजन क्या कर रहा है? हमारे अगले चैप्टर का नाम है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। क्या नाम है? उस चैप्टर में आपको ये बहुत काम आने वाला है क्योंकि वहां पे हम एसिड्स को मेटल के साथ रिएक्ट करवाने वाले हैं और उस केस में जो हमारा हाइड्रोजन है वो हटेगा कि नहीं हटेगा, वहां पे फिर हमें रिएक्टिविटी सीरीज में उसकी जरूरत पड़ेगी। तो अभी फिलहाल आपको लग रहा होगा हाइड्रोजन यहां पे क्यों आया है, बट अगले चैप्टर में आप समझ जाओगे क्यों आया है। यस और नो? आगे बढ़े बच्चों। ठीक है भाई, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझ में आ गई आपको? इसमें एक मोर रिएक्टिव मेटल एक लेस रिएक्टिव मेटल को अपनी जगह से क्या कर देगा? डिस्प्लेस, है ना भाई। अब आपके मन में हो सकता है ये भी सवाल आए, तो जैसे जिंक सल्फेट के सामने अगर जिंक की आ जाए तो क्या होगा? तो ऑब्वियस सी बात है कुछ भी नहीं होगा वहां पे भी। समझ रहे हो? मोर रिएक्टिव मेटल आना चाहिए। सोडियम जो है वो जिंक से ज्यादा रिएक्टिव था तो उसने डिस्प्लेस कर दिया। चलो अब आता है हमारे पास कौन सी रिएक्शन बच्चों? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक मोर रिएक्टिव मेटल ने एक लेस रिएक्टिव मेटल को अपनी जगह से लेकिन डबल में ऐसा नहीं होता है। पहली बात तो अपने दिमाग से निकाल दो, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का रिएक्टिविटी से कोई लेना देना नहीं है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्यों होती है मैं आपको इसका अंदाजा दूंगा, आइडिया दूंगा। एग्जैक्ट रीजन आप 10th में नहीं जान सकते, लेकिन मैं आपको रीजन दूंगा, आइडिया दूंगा। लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट का रिएक्शन रिएक्टिविटी से बिल्कुल भी उसका कोई लेना देना नहीं है। आप रिएक्शन देखो, ऊपर की रिएक्शन देखो, हुआ क्या? Na2SO4 अपने जीवन में खुश था, बेरियम और क्लोराइड भी अपने जीवन में खुश था। एक दिन उन्होंने डिसाइड किया कि सोडियम यहां आ जाए, बेरियम यहां आ जाए। बेरियम यहां आ जाएगा तो क्या बन जाएगा? बेरियम सल्फेट। सोडियम यहां आ जाएगा तो क्या बन जाएगा? सोडियम क्लोराइड। क्या बेरियम ने और सोडियम ने, क्या दो लोगों ने अपने अपने जगह को चेंज किया? इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलते हैं? यहां पे किसी ने किसी को डिस्प्लेस नहीं किया है,
यहां पे किसी ने किसी को डिस्प्लेस नहीं किया, नहीं नहीं नहीं। यहां पे दो लोगों ने अपने आयंस को एक्सचेंज किया। तो परिभाषा में क्या लिखा हुआ है? परिभाषा में लिखा हुआ है, दो परिभाषाएं इसकी। पहली, द टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक प्लेस, एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक प्लेस। फिर आता है द टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच टू, ऐसे भी बोल सकते हो कि दो कंपाउंड रिएक्ट होके जब दो नए कंपाउंड्स बनाते हैं। इसमें हमेशा रिएक्टेंट साइड पे भी दो कंपाउंड होंगे और प्रोडक्ट साइड पे भी कितने कंपाउंड होंगे? दो कंपाउंड्स होंगे। ये इसकी पहचान ही है। यहां पे आयंस आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं। सर ये रिएक्शन होती क्यों है? अगर इसका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से कोई लेना देना नहीं है तो फिर ये होती क्यों है? आओ जरा समझें इसको। अगेन एक रफ एग्जांपल से समझा रहा हूं, एग्जैक्ट रीजन ये नहीं है। सुनो, मान लो ये एक एक्स नाम का इंसान था, ये वाई के साथ बैठा हुआ है। कैसी जोड़ी लग रही है आपको? जल्दी से बताओ, जोड़ी कैसी लगी? मोटू पतलू की है? छोटे मियां। मजा आ रहा है जोड़ी देख के? नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा। ऐसे लग रहा कि दे आर मेड फॉर ईच अदर वाला टाइप है ना भाई। अच्छा सुनो, ऐसा लग रहा है आशु सर और रीमा में। ये काटना है भाई, ध्यान रखना। अच्छा सुनो, लेकिन वहीं पे क्या हुआ बेटा? यहां पे ए के साथ कौन बैठा हुआ था? बी बैठा हुआ था। ए के साथ कौन बैठा हुआ था? जोड़ी कैसी लग रही है बताओ? मजा नहीं आ रहा? तुम्हें लग रही होगी अच्छी, मजा नहीं आ रहा, ठीक। क्योंकि लेकिन ये जीवन में खुश थे बेटा, अपने ऐसी बात नहीं, जीवन में खुश थे, ये भी जीवन में खुश थे। लेकिन एक दिन ये लोग एक दूसरे से मिले। बेटा ऐसे गलत मत समझना। नहीं नहीं नहीं, आवाज वाली बात। लेकिन मैं आपको केमिस्ट्री वाइज बता रहा हूं। टेस्ट ट्यूब में इधर पड़ा हुआ था एक्स वाई, टेस्ट ट्यूब में इधर पड़ा हुआ था ए बी। दोनों को आपने मिक्स कर पाया तो अलग अलग थे। इनका जीवन में मजबूरी थी एक दूसरे के साथ बैठना, अभी ना मिक्स हो गए। तो यार एक्स ने कहा कि अगर मैं बी के साथ बैठ गया, अगर मैं, क्या प्यारी जोड़ी लग रही है। आप देखो मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? ऐसा लगना रब ने बना दी जोड़ी, वेरी गुड। लेकिन क्या उनका साथ भी भला हो रहा है? क्या ए किसके साथ बैठ गया? तो इससे भी तो मजा आ रहा है। पॉइंट इज, सिर्फ ये कारण नहीं है। आपसे कोई नहीं पूछ रहा डबल डिस्प्लेसमेंट का कारण क्या। मैंने आपको रफ आइडिया दिया कि उनमें से एक रीजन साइज होता है। क्या होता है? बट हमेशा रीजन साइज नहीं होता। प्लीज कोई आपसे पूछे व्हाट इज द कॉज ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट, आप अभी कह सकते हो कि देयर आर मेनी कॉजेस, बट उनमें से एक कॉज क्या हो सकता है? उनका साइज, उनका साइज। क्योंकि ऐसे जब कोई बैठेगा तो ज्यादा स्टेबल होगा। बेटा 3 घर बनाए हमने, बड़ी ईंटों से बनाया पूरा घर, छोटी ईंटों से बनाया पूरा घर, या बड़ी ईंट छोटी ईंट, बड़ी ईंट छोटी ईंट। तो आप समझ सकते हो कि बड़ी ईंट छोटी ईंट, बड़ी ईंट छोटी ईंट वाला घर अनस्टेबल होगा। बेटा एक ईंट बड़ी है, एक छोटी है, एक बड़ी है, एक छोटी है, बीच में सीमेंट घुसेड़ रहे हो तो बेटा अनस्टेबल घर बनेगा ना। या तो सारी ईंटें छोटी छोटी, या सारी ईंटें तो घर ज्यादा स्टेबल बनेगा। यस और नो? ठीक है ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। चलिए अब यहां पे इस चैप्टर की 2 रिएक्शंस आती हैं हमारे पास, ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन। मैं अपने 15 साल 16 साल के एक्सपीरियंस से आपको बताता हूं, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन बच्चों को यही होती है। कॉम्बिनेशन बड़ा आसान था, 2 या 2 से ज्यादा लोग जुड़ते हैं और क्या बनाते हैं? सिंगल प्रोडक्ट। डिकम्पोजिशन में क्या था? एक सिंगल क्या था? रिएक्टेंट टूट के क्या बना रहा था? 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट बना रहा था। यस और नो? और डिस्प्लेसमेंट में एक मोर रिएक्टिव ने एक लेस रिएक्टिव को अपनी जगह से क्या कर दिया? डिस्प्लेस। और डबल डिस्प्लेसमेंट में 2 लोगों ने एक दूसरे को क्या किया? डिस्प्लेस। सही है? लेकिन ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है? आओ शॉर्ट में समझते हैं, शॉर्ट में समझते हैं। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है या तो गेन ऑफ ऑक्सीजन हो जाए या तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो जाए, या फिर दोनों हो जाएं। दोनों एक साथ हो जाए तो भी मजा आ जाएगा। लेकिन अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, किसी में गेन हो रहा है, हाइड्रोजन जो है वो रिमूव हो रहा है, या दोनों हो रहे हैं, इसे कहते हैं ऑक्सीडेशन। क्या कहते हैं? आओ समझाता हूं। पहले बात, इसे क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल देखो। PbO के साथ बैठा हुआ है कार्बन, रिएक्शन हुई Pb और यहां बन गया CO2। प्लीज रिएक्शन पे ध्यान ना देके इस पे दो। क्या कार्बन के पास रिएक्शन से पहले ऑक्सीजन था? अकेला बैठा भाई। क्या रिएक्शन के बाद इसके पास ऑक्सीजन आ गया? क्या यहां पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है?
तो अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो इसे क्या कह देंगे? ऑक्सीडेशन। क्या कह देंगे? सिंपल है। अच्छा, क्या रिमूव भी हो सकता था? हाइड्रोजन रिमूव भी हो सकता था, उसे भी क्या कहते हैं हम? ऑक्सीडेशन। एक एग्जांपल देता हूं, मिटा दूंगा मैं क्योंकि अभी वो आपके सिलेबस का नहीं है, लेकिन मान लो C2H6 है और मैंने इसके अंदर कुछ करके इसको बना दिया C2H4 और साथ में बना दिया H2। इसके पास कितने हाइड्रोजन थे पहले? अब कितने हैं? ये आपकी कार्बोनेट्स कंपाउंड चैप्टर आपका चौथा, उसमें रिएक्शन आएगी। बट यहां पे कितने हाइड्रोजन है? यहां पे कितने हैं? तो क्या हाइड्रोजन आए या चले गए? चले गए। हाइड्रोजन का जाना भी क्या ही होता है? ऑक्सीडेशन। लेकिन ऑक्सीजन का आना भी क्या है? ऑक्सीडेशन। इसको छोड़ो अभी 2 मिनट के लिए। अब आ जाओ किस पे? रिडक्शन पे। ऑक्सीडेशन का उल्टा है ये। रिडक्शन में क्या होता है? रिडक्शन में हाइड्रोजन जो है वो आता है, या फिर ऑक्सीजन जो है वो जाता है, या फिर दोनों हो जाएं। इसे क्या कहते हैं? रिडक्शन। उल्टा हो रहा है। ऑक्सीडेशन में क्या था? ऑक्सीजन आ जाए या हाइड्रोजन चला जाए। रिडक्शन में क्या हो रहा है? हाइड्रोजन आ जाए या ऑक्सीजन चला जाए। अब एग्जांपल के तौर पे ध्यान से देखो, क्या लेड ऑक्साइड के पास ऑक्सीजन था? क्या अबे क्या इसके पास ऑक्सीजन था? क्या रिएक्शन के बाद इसके पास ऑक्सीजन है? क्या इसमें से ऑक्सीजन, यानी कि क्या यहां पे लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो गया? और ऑक्सीजन का जाना इज कॉल्ड रिडक्शन। तो क्या इस रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रही है और रिडक्शन भी हो रही है? अब ये गलत फहमी मत पाल लेना कि हमेशा ऐसा होता है। जैसे कि इस रिएक्शन को देखो ध्यान से, यहां पे हमारे पास सोडियम है और सोडियम को मैंने किससे रिएक्ट कराया? ऑक्सीजन से। और क्या बना दिया मैंने? सोडियम ऑक्साइड। क्या बना दिया? प्लीज बैलेंसिंग में मत जाओ। क्या सोडियम के पास रिएक्शन से पहले ऑक्सीजन था? यस और नो? क्या रिएक्शन के बाद सोडियम के पास ऑक्सीजन आ गया? क्या हम ऐसा कह दें कि ऑक्सीजन जो है वो इसमें ऐड हो रहा है? अगर मैं ऐसा कहता हूं कि ऑक्सीजन इसमें ऐड हो रहा है, तो ऑक्सीजन का ऐड होना क्या कहलाया जाता है? ऑक्सीडेशन कहलाया जाता है। समझ गए? तो ये हमारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गई। और अगर एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रही है और रिडक्शन भी हो रही है, ऐसी रिएक्शन को हम कह देते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। तोड़ते हैं। रेडॉक्स बना है 2 वर्ड से, एक है रिडक्शन और एक है ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन से क्या उठा लिया हमने? ऑक्स। रिडक्शन से क्या उठा लिया? तो रेडॉक्स नाम पड़ गया। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें एक ही रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रही हो और रिडक्शन भी हो रही हो, इसे क्या कह देते हैं? रेडॉक्स। तो क्या ये रेडॉक्स रिएक्शन है? लेकिन वो नहीं है। समझ रहे हो बेटा? तो रेड, क्योंकि उसमें सिर्फ क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन। क्या हो रही है? क्या हो रही है? क्या हो रही है? ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो जाती हैं, उन्हें कहा जाता है रेडॉक्स रिएक्शन। क्या कहा जाता है? आओ एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो मेरे पास यहां पे है कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड में अगर मैं हाइड्रोजन डालता हूं तो H2O बनता है और कॉपर बाहर। ये भी रिएक्शन एनसीईआरटी की है और ये जो मैंने कराई थी ये भी रिएक्शन एनसीईआरटी की है और ये दोनों एग्जाम में काफी बार आपको मिलेंगी। क्या कॉपर के पास, अच्छा चलो मन में ऑनलाइन, प्लीज ऑनलाइन वाले बच्चे आज कोई सवाल नहीं पूछा मैंने, कमेंट सेक्शन पे इसका आंसर लिखेंगे। आप लोग सोचोगे किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, किसकी रिडक्शन हो रही है। टाइम स्टैम्प के साथ लिखना जो बच्चे घर बैठ के इसको देख रहे हैं कि कितने टाइम पे सवाल मैंने पूछा है आपसे, और प्लीज इसका आंसर सोचें किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, किसकी रिडक्शन हो रही है। आई होप सोच लिया है। अब अगर हम ध्यान से देखें तो क्या हाइड्रोजन के पास पहले ऑक्सीजन थे? अब इसके पास ऑक्सीजन आ गए हैं। ऑक्सीजन का आना जो होता है, बहुत बढ़िया। इसके पास क्या ऑक्सीजन था? क्या इसके पास ऑक्सीजन है? ऑक्सीजन चला गया। ऑक्सीजन का जाना, ऑक्सीजन का जाना, तो क्या यहां पे ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है? तो क्या ये रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन है? मुझे इससे पीछे लिखना चाहिए था, बट ठीक है, ये रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन है। मैंने आपको 2 एग्जांपल दे दिए। आओ अब बात करते हैं
ऑक्सीडेशन तो हम समझ गए, आओ अब बात करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की। सर रिडक्शन भी हम समझ गए, आओ फिर बात करेंगे रिड्यूसिंग एजेंट की। थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा, ठीक है। प्रॉपर्टी एजेंट कौन होता है? जो प्रॉपर्टी आपको, आपकी प्रॉपर्टी बिकवाता है या आपको खरीदवाता है, उसको बोलते हैं प्रॉपर्टी एजेंट, जिसको आसान भाषा में प्रॉपर्टी डीलर भी कह देते हैं। डीलर से अच्छा शब्द होता है थोड़ा एजेंट। बोलो बेटा। मैरिज ब्यूरो एजेंट्स कौन होते हैं? जो शादी करवाते हैं। क्या करवाते हैं? या खुद कर लेते हैं। प्रॉपर्टी डीलर आपको एक घर दिखाने गया, उसको घर इतना पसंद आ गया उसने खुद ही खरीद लिया, और वो ऐसे करे जा रहा है, तो क्या वो अच्छा डीलर है? वो अच्छा इन्वेस्टर हो सकता है, पर वो अच्छा डीलर। मान लो एक बंदा जिसका नाम लक्ष्य है, ठीक है, वो सोचता है कि मैं बड़े होके मैरिज ब्यूरो एजेंट बनूंगा, मैं लोगों की शादियां करवाऊंगा, मेरी तो हो नहीं रही है तो लोग ही करवाओ, भाई बुरा मत मान जा, लोग ही करवाऊंगा, ठीक है। अब ये जब भी कोई लड़की देखने जाता है खुद ही कर लेता है शादी, तो क्या ये एक अच्छा एजेंट बन पाएगा? ध्यान रखना, एजेंट कौन है? जो दूसरों का कुछ करवाए, समझ गए बेटा, वो एजेंट होता है। अब यहां पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा? जो क्या करवाएगा? ऑक्सीडेशन करवाएगा। क्या करवाएगा? खुद की नहीं करेगा, खुद की नहीं करेगा, दूसरों की करवाएगा। समझ गए? सर पहचाने कैसे इसको? एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं, क्योंकि ये वन शॉट है तो शॉर्ट में बताता हूं। जिसकी रिडक्शन हो रही होती है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और जिसकी ऑक्सीडेशन हो रही होती है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। बहुत शॉर्ट है, हमेशा ये आपके लिए काम करेगा। जैसे कि देखो यहां पे क्या पीबीओ की रिडक्शन हो रही है, तो ये हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि ये ऑक्सीजन दे रहा है। ऐसे भी समझ सकते हो आप, ये ऑक्सीजन दे रहा है, ये कह रहा है ले लो ऑक्सीजन और अपनी क्या कर लो? ऑक्सीडेशन, क्योंकि मेरी तो क्या हो रही है? रिडक्शन। अच्छा, तो ये अपनी क्या कर रहा है? रिडक्शन, तो ये मैं हटा दूंगा, लेकिन ये कौन सा एजेंट हुआ? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ। कौन सा एजेंट हुआ? अच्छा, क्या ऐसा कह दें कि कार्बन की हो रही है ऑक्सीडेशन, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन क्या हो रहा है? ऐड। जिसकी ऑक्सीडेशन हो रही होती है वो कौन सा एजेंट होता है? रिड्यूसिंग एजेंट। तो कार्बन हमारा कौन सा एजेंट हो गया? बहुत सिंपल है बेटा, जिसकी रिडक्शन हो रही हो वो कौन सा एजेंट? अबे जिसकी रिडक्शन हो रही हो वो कौन सा एजेंट? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जिसकी ऑक्सीडेशन हो रही हो वो कौन सा एजेंट? रिड्यूसिंग एजेंट। चलो अब एक और करते हैं, इसमें ऑक्सीडेशन किसकी हो रही है? हाइड्रोजन की, तो ये कौन सा एजेंट हो गया? रिड्यूसिंग। उल्टा हो जाता है, इसमें रिडक्शन किसकी हो रही है? कॉपर ऑक्साइड की, तो वो कौन सा एजेंट हो गया? कौन सा एजेंट हो गया? यानी कि ये जिसकी रिडक्शन हो रही हो उससे उल्टा एजेंट बन जाता है। ओके ठीक है। सवाल कैसे आएंगे? आपको एक रिएक्शन दे देंगे, बोलेंगे पहचानो किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, किसकी रिडक्शन हो रही है, बस सिंपल क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर। डन है? चैप्टर के सेकंड लास्ट टॉपिक पे चलें बच्चों। चैप्टर का हाँ प्लीज। देखो क्या होता है, एक बच्चे ने एक सवाल पूछा है। देखो आपको ना मैं एक बहुत चीज पहले क्लियर कर दूं। बच्चे का सवाल क्या है कि अगर H2 और O2 आपस में जुड़ रहे होंगे तो किसकी ऑक्सीडेशन हो रही होगी और किसकी रिडक्शन हो रही होगी। पहले इस बात को समझते हैं। देखो अगर H2 और O2 जुड़ रहे हैं तो क्या बना रहे हैं? H2O। तो हाइड्रोजन के अंदर क्या ऐड हो रहा है? ऑक्सीजन। तो ये तो क्लियर है कि इसकी तो क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन। लेकिन ऑक्सीजन में क्या ऐड हो रहा है? हाइड्रोजन। तो इसकी क्या हो रही है? तो ये रेडॉक्स रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है? लेकिन मुझे अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि Na और Cl2 जुड़ के क्या बना रहे हैं, और मैं आपसे पूछूं इसमें किसी की ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रही है, तो आप क्या बोलोगे? बट मैं आपको बताऊं हो रही है। अभी आप बहुत छोटे हो तो इसलिए देखो मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा था। बच्चे ने सवाल पूछा तो मैं इसके आंसर में कह रहा हूं। हम आपको जो तरीके से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पढ़ा रहे हैं ये सिर्फ एक तरीका है। 3 और तरीके हैं पता लगाने के कि क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन या नहीं। प्लीज समझना, आपसे ये कोई नहीं पूछ रहा, बोर्ड में तो एटलीस्ट नहीं पूछ रहा। आपके स्कूल के यूटी पूटी में पूछने तो अलग बात है, बोर्ड में कोई नहीं पूछ रहा। बट सच बता रहा हूं, ये भी एक रेडॉक्स रिएक्शन है।
इसमें सोडियम की हो रही है ऑक्सीडेशन और क्लोरीन की हो रही है रिडक्शन। क्योंकि बड़े होके सीखोगे कि इलेक्ट्रॉन का लॉस होना ऑक्सीडेशन होता है और इलेक्ट्रॉन का गेन होना भी रिडक्शन होता है। लेकिन अभी के लिए मैं इसकी और बात नहीं करना चाह रहा। मेरा फर्ज सिर्फ आपको इतना बताना है कि जो हम आपको रेडॉक्स पढ़ा रहे हैं अभी वो इनकम्प्लीट है। समझ रहे हो? कहीं बाद में आपको पता लगे और आप कहो कि दाढ़ी वाले ने गलत पढ़ाया था। मेरा फर्ज है आपको बताना कि एक्चुअली में ये एक तरीका है, 2-4 तरीके और है रेडॉक्स पता लगाने के, लेकिन ठीक है आपके लिए सिलेबस में यही है। बस डन है क्या? चलो अब बात करते हैं जो हमने पढ़ा ऑक्सीडेशन, उसके 2 नुकसान यानी कि बैड इफेक्ट्स ऑक्सीडेशन के। फिर हम पढ़ेंगे बैलेंसिंग, चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। मैक्सिमम 20 मिनट का काम रह गया। ओके सुनो, अब ध्यान से सुनना। लेकिन आपसे एक सवाल पूछता हूं, बड़ा प्यारा सा सवाल है। सवाल ये है कि ऑक्सीडेशन का मतलब आप समझ गए, ऑक्सीजन का ऐड होना है। क्या ऑक्सीजन का ऐड होना यानी ऑक्सीडेशन हमेशा अच्छा है या बुरा भी है? बुरा तो पढ़ना ही है। अच्छा हमारी सीबीएसई, हमारी एनसीईआरटी के लिए मत पढ़ो, बट आपको बताता हूं इसके फायदे क्या हैं। क्या अभी आप सांस ले रहे हो? लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर में पढ़ोगे या पढ़ लिया होगा। वही ऑक्सीजन हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में जाके हमें एनर्जी देती है। तो भैया यहां पे ऑक्सीडेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। बेटा कहीं पे भी आग लगा, क्या हमने आज मैग्नीशियम रिबन में आग लगाई या लाइटर को जलाया, अगर मैं इस लाइटर को ऑन करता हूं तो ये लाइटर क्यों जल पा रहा है? नहीं, ये लाइटर अब जल रहा है। हाँ अब दिख रहा है। ये लाइटर क्यों जल पा रहा है? नहीं दिखा रहे बाबू। ये लाइटर क्यों जल पा रहा है? क्योंकि यहां पे ऑक्सीजन है। अगर यहां पे क्या नहीं होती तो ये नहीं जलता। बात समझ में आ गई? ओके यानी ऑक्सीजन बहुत हेल्पफुल भी है, रेस्पिरेशन में भी हेल्प करती है, कंबंशन में भी हेल्प करती है, बहुत जगह हेल्प करती है। लेकिन इसके नुकसान भी है। ऑक्सीजन ऐड होने के, ऑक्सीडेशन के क्या भी हैं? नुकसान भी हैं। पहला नुकसान क्या है बेटा? कोरोजन। क्या है? जब भी किसी मेटल के ऊपर ऑक्सीजन, मॉइस्चर, वाटर, एसिड आता है तो वो धीरे धीरे मेटल को खाने लगता है, खराब करने लगता है। इसे कहते हैं कोरोजन। क्या कहते हैं? When a metal is attacked by substances around it such as क्या? मॉइस्चर, एसिड, ऑक्सीजन, तो उसको हम कहेंगे कि वो कोरोड हो गया। और इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? कोरोजन। जैसे कि सिल्वर की ज्वेलरी पे आपने कभी कभार ब्लैक रंग की कोटिंग देखी होगी, या फिर कॉपर के बर्तनों पे आपने ग्रीन रंग की कोटिंग देखी होगी, या फिर ये अगर नहीं भी देखा है तो आप सब ने आयरन के ऊपर ब्राउनिश रेड की कोटिंग देखी होगी, जिसको प्यार से आप रस्ट भी कहते हो और प्यार से आप उसको जंग भी कहते हो। बोलो बेटा। आप में से कितने बच्चों ने आज तक रस्टिंग देखा है? तभी तो मैं कह रहा हूं ना, ये बहुत कॉमन है। चलो आप में से कितने बच्चों ने आज तक सिल्वर के ऊपर ब्लैक कोटिंग देखी है? कुछ हाथ नीचे है। 90% हाथ ऊपर है, 2-4 हाथ ये ब्लैक टी शर्ट वाले भैया का हाथ नीचे है। अरे भाई देख के ऊपर कर रहा है। चलो ठीक है। आप में से कितने बच्चों ने कसम है कॉपर के ऊपर ग्रीन कोटिंग देखी है? सिर्फ 2-3 हाथ ऊपर, 4 हाथ ऊपर है। पॉइंट इज कि रस्टिंग ऑफ आयरन यानी आयरन का कोरोजन सबने देखा है, लेकिन हो सकता है बाकी का ना, क्योंकि बेटा रस्टिंग सबसे कॉमन कोरोजन है हमारे आसपास। बोलो बेटा। इसलिए उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे कि रस्टिंग होता क्यों है। आप सब जानते। अच्छा आपको पता है रस्टिंग ऑफ आयरन मेटल्स एंड नॉन मेटल में दोबारा है? यस, मेटल्स एंड नॉन मेटल 3rd चैप्टर आपका, वहां दोबारा पढ़ना है इसको थोड़ा और डिटेल में। अभी के लिए रस्टिंग ऑफ आयरन में होता क्या है? ये हमारे पास आयरन होता है, इसके पास कौन आता है? ऑक्सीजन आता है। कौन आता है? और साथ में पानी आता है। पानी क्या आता है? ये तीनों आपस में जुड़ जाते हैं और बनाते हैं Fe2O3.XH2O। आई होप आपको पता हो, ये जो डॉट के फॉर्म में पानी लगा होता है इसे बोलते हैं हाइड्रेटेड वाटर। क्या बोलते हैं? प्लीज मैं फिर से बोल रहा हूं, मैं इस रिएक्शन को बैलेंस तो कर रहा हूं, लेकिन मैंने अभी आपको बैलेंसिंग सिखाया नहीं है। समझ गए बेटा? ये मैंने बैलेंस भी कर दिया, कोई बात नहीं। लेकिन आयरन ऑक्सीजन से जुड़ा, पानी से जुड़ा, और पानी जुड़ गया छोड़ दो, लेकिन ये जो बना इसको बोलते हैं रस्ट। क्या बोलते हैं? और इस प्रोसेस को बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। ये एक स्पेशल प्रकार का क्या है? कोरोजन है। ये एक स्पेशल प्रकार का क्या है? रस्टिंग ऑफ आयरन। अच्छी चीज है बुरी चीज है? जंग लगना अच्छी चीज है बुरी चीज है? क्योंकि इससे मेटल्स की लाइफ कमजोर हो जाती है।
मान लो जिस अभी आपके जिस ऊपर पंखा लगा हुआ है, मान लो बेटा साहब देख क्या रहे हो, लगा हुआ है और कोई फूके मार रहा है वहां से, पंखा तो लगा हुआ है। आप बताओ अगर उसके डंडे पे रस्ट लगने लग गया तो क्या वो डंडा टूट सकता है? क्या पंखा आपके ऊपर गिर सकता है? आप मर सकते हो बेटा? घर वाले मिस करेंगे आपको। नाम क्या है तुम्हारा? अजीत। पूरा नाम क्या है? अजीत सिंह। बढ़िया है यार, बढ़िया, बहुत बढ़िया है बेटा। रस्टिंग समझ गए बेटा आप? इसमें क्या होता है, आयरन किससे रिएक्ट होता है? ऑक्सीजन से, पानी से, और क्या बनाता है? Fe2O3.XH2 जो कि रस्ट होता है। क्या रस्टिंग अच्छी बात है बुरी बात है? इसको रोकना है। LKG का बच्चा भी जानता है, ऑयल लगा दो, ग्रीस लगा दो, क्या बच जाएगा? रस्टिंग। ये एक लोहे की रॉड है, अगर मैं इसके ऊपर पेंट लगा दूंगा, पेंट भी लगा सकता हूँ। पेंट लगाना मतलब पेंटिंग मतलब ऐसे नहीं डिजाइन बनाओ, फूल पत्ती बनाओ, लड़की लेटी हुई बनाओ, नहीं बेटा। पेंटिंग का मतलब है पेंट अप्लाई करो। क्या अप्लाई करो? आप सबको पता है ऑयल, पेंट, ग्रीस, ये सब पानी और ऑक्सीजन को मेटल से कांटेक्ट में आने से, आयरन के कांटेक्ट में आने से रोकेंगे। इससे हमारी रस्टिंग प्रिवेंट हो जाएगी। सही है क्या? फिर होता है गैल्वनाइजेशन। अब ये हमें सीखना होगा भाई, गैल्वनाइजेशन क्या होता है। बेटा अगर आपके घर में लोहे के बर्तन है और आप चाहते हो उन पे रस्ट ना लगे, तो क्या ऑयलिंग अच्छा ऑप्शन है? ग्रीस लगा दोगे? ग्रीस, फिर उसी में चाय पी रहे हो, पॉसिबल है क्या बेटा? नहीं। पेंट लगा दे? पेंट नहीं बेटा, नहीं। तो एक और तरीका भी होता है और वो होता है गैल्वनाइजेशन, और वो होता है लेयर ऑफ, क्या लगा देते हैं हम? जिंक ऑन आयरन। हम आयरन के आर्टिकल्स के ऊपर, आयरन के ऑब्जेक्ट के ऊपर जिंक की एक पतली सी क्या लगा देते हैं? लेयर। इससे वो आयरन को रस्ट होने से रोकता है। इस प्रोसेस को कहते हैं गैल्वनाइजेशन। क्या बोलते हैं? और ऐसे आयरन को बोला जाता है GI, यानी गैल्वनाइज्ड आयरन। क्या बोलते हैं? कोई आपसे बोलता है ना कि यार ये दरवाजा GI का बना हुआ है, ये दरवाजा इसका, तो आप समझ ना GI का दरवाजा मतलब है गैल्वनाइज्ड आयरन का दरवाजा है, वो उसके ऊपर हमने जिंक की एक लेयर लगा रखी है। फिर आता है क्या? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। आई होप सबको पता होगा इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब होता है कोई और मेटल की लेयर लगा दी जो लेस रिएक्टिव है। जैसे किसकी लेयर लगा दी? गोल्ड की लेयर लगा दी, अगर आपके पास पैसा है तो, या फिर आप सिल्वर की लेयर भी लगा सकते हो। हाँ, और आपको पता होगा निकल, कोबाल्ट, इन सब की लेयर भी लगती है। लेकिन आप जिंक की लेयर लगाते हो, उसे एक स्पेशल नाम मिला है और वो है गैल्वनाइजेशन। ओके है? चलो डन। सेकंड लास्ट टॉपिक पे आते हैं, फिर बैलेंस अनबैलेंस पे चलेंगे, और वो है रेंसिडिटी। क्या है? क्या कभी ऐसा हुआ है बच्चों आपके साथ कि आपकी मम्मी ने आपको टिफिन पैक करके दिया हो स्कूल में? ऑब्वियसली बात है, सबको मिलता होगा, और टिफिन पैक करके आप उसे स्कूल में ले गए हो, लेकिन आपका स्कूल में जो दोस्त था वो कुछ अच्छा खाना लेके आया हुआ था, लेट्स से पास्ता, मैगी या जो भी है, और आप ले गए थे घी की सब्जी और साथ में रोटी। वैसे घी की सब्जी बहुत अच्छी होती है सेहत के लिए, बट ठीक है, पास्ता के आगे वो थोड़ा कम टेस्टी लगती है। तो फिर आपने दोस्त के साथ अपना लंच क्या, अपना उसका लंच क्या कर लिया? शेयर। आप खा नहीं पाए, आपने उसको बैग में रखा 3 दिन की छुट्टी आ गई, 4 दिन की छुट्टी आ गई, 5 दिन बाद मम्मी ने आपसे टिफिन मांगा, तो कभी आपने उसे खोला है बेटा 5 दिन बाद? 5 दिन बाद कैसी खुशबू आती है उसमें से? बढ़िया आती है क्या? अच्छा, क्या 5 दिन बाद आप उसे खा लोगे? सुनो ध्यान से, मान लो आपके टिफिन में 3 हिस्से थे। ऊपर आपने रखी हुई थी रोटी, बीच में रखी हुई थी सब्जी, और लास्ट में रखा हुआ था ड्राई फ्रूट्स, काजू बादाम, है ना? ऐसे 3 दिन बाद टिफिन को ना खाने के 3 दिन बाद अगर आप उसे खोलोगे, उन तीनों में से ऐसी कौन सी चीज है जो सबसे ज्यादा खराब हो चुकी होगी? क्या हो गया खराब? और उनमें से कौन सी चीज ऐसी जो सबसे कम खराब हुई होगी? मुझे लग रहा है शायद ड्राई फ्रूट खराब होंगे भी नहीं, उसमें सब्जी की बदबू आ जाएगी, दैट इज समथिंग डिफरेंट, बट खराब नहीं होंगे। ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज कुछ चीजें रेंसिड हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? ये क्या होता है? अगर हमारे खाने में फैट है और ऑयल है, अगर हमारे खाने में, और अगर उसमें ऑक्सीजन ऐड हो गई, तो हमारे खाने का स्मेल और टेस्ट बदल जाता है, खराब हो जाता है। इसको बोलते हैं रेंसिडिटी। क्या बोलते हैं? अच्छी बात है बुरी बात है? पहली बात तो ये ऑक्सीडेशन है, बिकॉज खाने में क्या ऐड हो रहा है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, खाने में ऑक्सीजन के ऐड होने की वजह से खाने का स्मेल और टेस्ट खराब हो रहा है, जिसमें फैट है। अब आपको कैसा ड्राई फ्रूट में क्यों हो रहा है? बिकॉज वो इतना ड्राई हो चुका है कि ऑक्सीजन कैप्चर नहीं कर पाता है वो, इसलिए ड्राई फ्रूट सालों साल चलता है और खराब नहीं होता है अगर सही कंडीशन में रखा जाए तो। अब आप मुझे बताओ, अगर स्मेल और टेस्ट खराब होना अच्छी बात नहीं है, तो क्या रेंसिडिटी को रोकना होगा?
रेंसिडिटी को रोकने के बहुत सारे तरीके हैं। पहला तरीका है BHA और BHT डाल दो। ये कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। क्या होते हैं? क्या कभी आपने सोचा है कि टेट्रा पैक से जब आप जूस लेके आते हो, ट्रॉपिकाना, रियल, जो भी आप, कोई भी कंपनी का, अगर आप टेट्रा पैक का जूस लेके आते हो और आप उसे खोल के एक सिप मार लेते हो, तो तब भी, और ढक्कन बंद करके रख देते हो, तब भी उसकी जो लाइफ होती है आपको पता होगा काफी दिन तक होती है। लेकिन वहीं पे अगर आप मौसमी का जूस अभी निकलवा के बाहर से लेके आओ, मुझे लगता है आधे घंटे में कड़वा हो जाता है। ऐसा क्यों? गन्ने का रस आधे घंटे में रंग बदल देता है अपना। क्योंकि वेरी गुड, क्योंकि जो टेट्रा पैक के जूसेस हम लेके आते हैं उसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स तो होते ही हैं, साथ ही साथ एंटीऑक्सीडेंट्स भी डाले जाते हैं। क्या भी डाले जाते हैं? एंटीऑक्सीडेंट्स। अच्छा, इनकी फुल फॉर्म है कुछ, आपको याद नहीं करनी है। ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, याद कर भी नहीं पाओगे, करनी भी नहीं। और ये है ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टाउलिन, है कुछ यार, लेकिन आपको याद नहीं करनी। लेकिन आप सोचो, मान लो ये मेरे पास ना खाना है, इसमें मान लो राजमा चावल है। क्या है? अपना राजमा चावल में ना मैंने ना क्या डाल दिया? BHA डाल दिया। क्या डाल दिया? और इसे पैक कर दिया। मैंने कहा बेटा घर ले जा, और अपना स्कूल ले जा, सॉरी। तो BHA क्या करेगा? जब भी खाने में ऑक्सीजन आएगा तो BHA क्या करता है? उस ऑक्सीजन को पहले खुद से पकड़ लेता है और खाने से रिएक्ट होने से बचाता है। इमेजिन करो कि मैं यहां पे एक गार्ड बैठा दूं और बाहर से बंदूक लेके मेरे को मारने आए, तो पहले वो गार्ड पकड़ लेगा ना उसको। समझ गए आप? चलो बंदा आएगा तो अलग लग, मान लो वहां से कोई गोली निकल के आई और गार्ड ने कहा मैं खा लूंगा, अपने मालिक को बचा लूंगा, तो गार्ड तो मर गया। अब अगर अगली गोली आएगी तो मुझे लगेगी ना। तो मैंने यहाँ पे 20 गार्ड बैठा दिए, बहुत पैसा है मेरे पास, मैंने 20 गार्ड बैठा दिए, तो कितनी गोलियों से बच जाऊंगा मैं? 21 पे तो लगेगी ना। तो आप समझो कुछ लिमिटेड अमाउंट में BHA और BHT डाला हुआ है, जब भी क्या आएगी? ऑक्सीजन, वो उससे रिएक्ट होगा, लेकिन उसकी भी एक लाइफ है, वो खत्म होगा, ताकि 1 महीना 2 महीना जो भी है। बट इतना समझो, ये कौन है? एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। जैसे खाने में क्या आती है? ऑक्सीजन, ये पकड़ लेते हैं ऑक्सीजन को। समझ गए? समझ गए? अगला क्या है? पैकेट्स में कौन सी गैस डाल दो? नाइट्रोजन। आपने चिप्स के पैकेट देखे होंगे, उसमें कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन। एक्चुअली वो क्यों होती है? क्योंकि चिप्स के पैकेट को बंद करना है और हवा होने देता कि चिप्स के पैकेट टूटे भी ना। अब आप नॉर्मल हवा भर सकते थे, बट नॉर्मल हवा में बहुत सारी ऑक्सीजन होती है, तो हमने क्या किया? उसमें नाइट्रोजन भरा। नाइट्रोजन जो है वो खाने के साथ रिएक्ट नहीं होगी। अगर मैं नॉर्मल हवा भरता हूं, उसमें 21% क्या होती? ऑक्सीजन। चिप्स खराब हो जाते, टेस्ट और स्मेल खराब होते, तो इसलिए हम नाइट्रोजन भर देते हैं। अच्छा, खाने को कहां रख दो? एयर, महंगे एयर टाइट कंटेनर्स में रखोगे तो खाने की लाइफ बढ़ जाएगी। मान लो बेटा आप एक बर्तन लेके आए अच्छी कंपनी का, मिल्टन, टपरवेयर, सिग्नोरा वेयर, नाम सुने हैं? इन कंपनी के टिफिन में अगर आप अपना खाना पैक करके रखोगे, एक तो लीक भी नहीं होता, ऊपर से इसकी लाइफ भी थोड़ी ज्यादा होती है। मेरी मम्मी ने मुझे एक बार खाना पैक करके दिया था बेटा, कंजक वाले टिफिन में। उस कंजक वाले टिफिन में डोरेमोन बना हुआ था, कसम से कह रहा हूं। और मेरी मम्मी को उस टिफिन पे इतना यकीन था कि उन्होंने उसके अंदर राजमा चावल पैक करके देते। अगले स्कूल में मैं गया, मैं सेक्टर 7 के गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता था, पड़ोस में ही। मैंने स्कूल में जब बैग खोला तो टिफिन जब खोला उसमें सिर्फ राजमा और चावल बचे थे मतलब सारी तरी मेरे बैग में। क्योंकि यार उस डब्बे में इतना तो गैप था यार, जिसमें तरी बाहर निकल रही है, कुछ कुछ चावल भी बाहर निकल गए, क्या उसमें ऑक्सीजन नहीं जाएगी? तो अगर मैं वो डोरेमोन वाले टिफिन में यहाँ पे राजमा चावल रख दूं और अच्छे मिल्टन, टप्परवेयर, सिग्नोरा वेयर में रख दूं, तो क्या यहाँ पे उससे खराब होने के चांसेस कम है ना बे? तो एयर टाइट कंटेनर्स लाइफ को बढ़ा देते हैं। ठंडे फ्रिज में रख दो बेटा, जब पहले फ्रिज इन्वेंट नहीं हुए थे, खाना बनता था और खराब हो जाया करता था, इसलिए उतना ही बनाते थे जितना खा लो। समझ गए बेटा? आज की डेट में मुझे पूरा यकीन है 2-2 दिन पुरानी चीजें भी खाई होंगी आपने, हमने तो खाई हैं। आप मना कर रहे हो तो झूठ ही कह रहे हो। मान लो आज खाना बना, 2 दिन तक नहीं खाया, बच गया किसी ने, तो वो वहीं पे फ्रिज में रख देते हैं, 2 दिन बाद, दूध नहीं क्या 2 दिन बाद यूज करते हैं आप। खैर दूध बड़ा अलग एग्जांपल है, एसिडिटी का नहीं है। ये खाने को फ्रिज में रख दोगे तो टेम्परेचर कम होगा, कम टेम्परेचर पे ऑक्सीजन क्या नहीं होती? रिएक्ट नहीं होती। क्या नहीं होती? और अगला क्या है? अंधेरे में रख दो बेटा। ऑक्सीजन को लाइट से भी बड़ा प्यार है। ऑक्सीजन लाइट में भी बहुत जल्दी रिएक्ट होती है। क्या आपने कुछ दवाइयां देखी हैं, उस पर लिखा होता है स्टोर इन कूल एंड डार्क प्लेसेस। डार्क बिकॉज अंधेरे में रखने से लाइट नहीं होगी तो ऑक्सीजन को रिएक्ट होने में दिक्कत होगी।
जहां लाइट ज्यादा है वहां पे ऑक्सीजन थोड़ी ज्यादा जल्दी रिएक्ट होती है, समझ गए। और अगला क्या है, वैक्यूम पैकिंग, क्या ही खींच लो हवा, ना रहेगा बांस। अब इसका क्या मतलब है और जरा समझ। आपने खजूर के पैकेट देखे होंगे, खजूर के पैकेट में से क्या खींच के रखते हैं, हवा, एकदम वैक्यूम पैक करके रखते हैं उसको, ना है ऑक्सीजन ना क्या होगी डेंसिटी। चीज के पैकेट्स को वैक्यूम पैक करके रखते हैं। अब आप समझो ना, सब अपने अपने तरीके अलग अलग। मान लो मम्मी को आपके राजमा चावल की डेंसिटी बचानी है, तो क्या मम्मी उसमें BHA डालेंगी? ये कौन सी मम्मी है जो खाने में पहले कह रहे अरे बेटा BHA डालना भूल गई? नहीं, आपकी मम्मी उसके अंदर नाइट्रोजन भर रही है। आपके टिफिन के अंदर आपने घर में नाइट्रोजन का सिलेंडर ला के रखा हुआ है, पापा ऑफिस जा रहे हैं, मम्मी नाइट्रोजन भर रही है। ऐसा होगा क्या बेटा? नहीं होगा, हमें खाने में भर रही है। तो आपके घर में ज्यादातर इस्तेमाल होता है एयर टाइट कंटेनर्स और क्या, रेफ्रिजरेटर वाला, वैक्यूम पैकिंग भी नहीं। अच्छा, कहीं कहीं जगहों तो वैक्यूम पैकिंग कर भी नहीं सकते। क्या हम चिप्स के पैकेट में वैक्यूम पैकिंग कर सकते हैं? क्या होगा? चिप्स टूट जाएंगे। तो हर जगह हर प्रोसेस नहीं लागू होता। ये 5 प्रोसेस हैं, समझ गए क्या? पक्की बात है। चैप्टर समाप्त करने पे आ रहे हैं और अब हम आगे बढ़ने वाले हैं एक टॉपिक पे जिसका नाम है बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड इक्वेशन। समझ गए बेटा? अब बात करेंगे 2 प्रकार की रिएक्शंस की, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड। बहुत इजी टॉपिक है, मैं आपको बताता हूँ। बहुत सारे लोगों ने इसको बहुत मुश्किल ना बना दिया है। बताऊं क्यों बना दिया है? रीजन बीइंग क्योंकि इसमें ना बड़े मुश्किल तरीके दिखाए हैं बैलेंस करने के। बैलेंसिंग बहुत इजी है, सिंपल टॉपिक है, खामखा मुश्किल बना के इसको कंफ्यूज करने वाली बात है ही नहीं। आओ देखो भाई, क्या है बैलेंस रिएक्शन? पहले समझते हैं बैलेंस रिएक्शन या बैलेंस इक्वेशन क्या होती है। अच्छा, आप रिएक्शन और इक्वेशन में फर्क समझते हो? अगर नहीं समझते देखो इधर, अगर मैं आपको यहां पे लिख के दूं क्या, एक रिएक्शन, तो रिएक्शन समझना क्या है, व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद कौन सी गैस, ऑक्सीजन गैस, इट फॉर्म्स क्या भाई, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये क्या बना देता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मुझे इसे लिखने में कितनी देर लगी होगी आपके हिसाब से, अंदाजा बताओ कितनी देर लगी होगी मुझे? मेरे हिसाब से 10 सेकंड, 12 सेकंड, ये ज्यादा, इससे 10 सेकंड मान लेते हैं। चलो कितना मान लेते हैं? लेकिन अगर मैं मान लो इसी पूरी चीज को किस फॉर्म में लिखना चाहूं, इक्वेशन के फॉर्म में, तो क्या लिखूंगा, व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन इट फॉर्म्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जितना भी समय मुझे ऊपर लगा था, ये तो फैक्ट है, मुझे उससे आधे से आधा समय नीचे लगा है। यस और नो? तो जो नीचे लिखा है हमने वो इक्वेशन है, ऊपर जो लिखा है वो रिएक्शन। और इक्वेशन को बनाया गया ताकि कम मेहनत और एफर्ट्स लगे। ओके? अब जो इक्वेशन होती है वो 2 प्रकार की होती है। पहली होती है हमारे पास बैलेंस्ड। बैलेंस्ड इक्वेशन कौन सी इक्वेशन होती हैं? जिनमें हमारे पास इक्वल नंबर ऑफ एटम्स होते हैं इन कौन सी साइड, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड। इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड। लेकिन वहीं पे हमारे पास कौन सी इक्वेशन भी आती है, अनबैलेंस्ड। क्या आप में से कोई बच्चा जानता है कि अनबैलेंस्ड इक्वेशन या अनबैलेंस्ड रिएक्शन का एक और नाम क्या है? कोई जानता है? वेरी गुड, वेरी गुड। क्या नाम है भाई? स्केलेटल इक्वेशन। इसको प्यार से क्या भी बोलते हैं? स्केलेटल इक्वेशन भी कहा। तो ये नाम भी पता होना चाहिए, कहीं को ये ना हो एग्जाम में इसके हिसाब से पूछ ले आपसे। चलो ठीक है। अब क्या है अनबैलेंस्ड इक्वेशन? समझ जाओ, जिसमें क्या अनइक्वल नंबर होंगे, किसके? अनइक्वल नंबर ऑफ क्या भाई, एटम्स इन कौन सी साइड, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड। बहुत सिंपल सा टॉपिक है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड पे अनइक्वल एटम्स। आओ एग्जांपल के तौर पे बात करते हैं। चलो आओ एग्जांपल के तौर पे बात करते हैं। जैसे कि मेरे पास एक रिएक्शन है, Na+O2 गिव्स Na2O। अब अगर मैं इस रिएक्शन में आपसे पूछूं कि रिएक्टेंट साइड पे सोडियम कितने हैं, तो आप क्या बोलोगे? लेकिन प्रोडक्ट साइड पे कितने हैं? 2। ऑक्सीजन में आपसे पूछूं रिएक्टेंट साइड पे, तो आप बोलोगे 2 हैं, लेकिन प्रोडक्ट साइड पे 1। तो ये रिएक्शन बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है? तो ये रिएक्शन साफ दिख रही है कि ये अनबैलेंस्ड इक्वेशन है या रिएक्शन है। लेकिन वहीं पे अगर मैं आपको एक और रिएक्शन दूं, ZnSO4
प्लस में Mg गिव्स MgSO4 प्लस में Zn। अब आप बताओ यहां पे जिंक कितने हैं? 1 है, और यहां पे भी कितना? 1 है। अच्छा बताओ मैग्नीशियम कितने हैं? 1 है, यहां पे भी। चलो बताओ मुझे यहां पे ऑक्सीजन कितने हैं? 4 हैं, वेरी गुड। यहां पे भी सल्फर कितने हैं? वेरी गुड, 1 है, और यहां पे भी। क्या दोनों या हर एक एटम इक्वल अमाउंट में है? तो क्या ये रिएक्शन, क्या ये इक्वेशन बैलेंस्ड इक्वेशन है? अब बताओ कौन सी इक्वेशन अच्छी होती है, बैलेंस्ड या अनबैलेंस्ड? बैलेंस इक्वेशन अच्छी क्यों होती है, इसके ऊपर सवाल एग्जाम में बहुत बार आया हुआ, बहुत बार। सबसे पहले मुझे इतना बताओ, यहां पे कितने सोडियम थे हमारे पास? यहां पे कितने? तो भैया ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक सोडियम आपने बना दिया, क्रिएट कर दिया। बट मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। यहां पे आपने कितने कितने ऑक्सीजन है? यहां पे 2। यहां पे कितने? 1। तो ये तो कह रहा है आपने ऑक्सीजन को डिस्ट्रॉय कर दिया, बट मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड। तो बेटा जो अनबैलेंस, ये जो मैं लॉ बोल रहा हूं, ये कौन सा लॉ है? बेटा आप नहीं बोल रहे कौन सा लॉ है? लॉ ऑफ कंजर्व। क्या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सत्य है, सच्चाई है? यस। अब क्या अनबैलेंस इक्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं करती? इसलिए ये क्या लॉ गलत है या ये गलत है? बेटा आप अगर हेलमेट पहन के गाड़ी क्या रहो, आप हेलमेट पहन के अगर स्कूटर नहीं चला रहे हो तो आप लॉ गलत है हेलमेट पहनने का, या आप गलत हो? आप गलत हो बेटा, आप गलत हो। आपको सुधरना होगा, आपको कानून, आपको लॉ फॉलो करने होंगे। ऐसी केमिस्ट्री में किसी को अगर एग्जिस्ट करना है तो उससे केमिस्ट्री के लॉ कानून फॉलो करने पड़ेंगे। तो इसका मतलब है अनबैलेंस इक्वेशन गलत है। तो व्हाई एवरी इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस? हर इक्वेशन को बैलेंस होना क्यों जरूरी है? ताकि वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करे, ताकि वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करे। समझ गए क्या? तो व्हाई एवरी इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस्ड? बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में बहुत आता है, लिखो इसका आंसर। अनबैलेंस्ड इक्वेशंस do not follow, unbalanced equations do not follow law of conservation of mass. Unbalanced equations do not follow law of conservation of mass, and hence these equations should not exist. These equations should not exist, and that is why every unbalanced equation must be balanced. Every unbalanced equation must be balanced. बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत आता भी है एग्जाम में। इतना आता है कि अब आना ही बंद हो गया है। समझ रहे हो बेटा? बहुत आ चुका है ये पेपर में, बहुत बार आ चुका है। चलो ठीक है, अब देखो ये तो हम समझ गए कि अनबैलेंस इक्वेशन क्या है, बैलेंस क्या है, और क्यों एक अनबैलेंस इक्वेशन को हमें क्या करना होगा? बैलेंस। अब देखो इसको ना बैलेंस करने के लिए आपको 2 का टेबल, 3 का टेबल, 4 का टेबल और कुछ बेसिक बातें पता होनी चाहिए। आओ जरा समझते हैं, कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है। देखो ये सबसे पहले जब भी रिएक्शन आपको दिखे, आपको ये देखना है कि वो रिएक्शन बैलेंस्ड है या नहीं है। ये बैलेंस्ड है या नहीं है? क्योंकि यहां पे 2 Cl है और यहां पे 1 है। तो अगर यहां, अच्छा क्या मैं यहां पे 2 लगा सकता हूं? क्योंकि अगर मैंने यहां पे 2 लगा दिया तो इसका फॉर्मूला ही बदल जाएगा। तो जो भी नंबर आप बैलेंसिंग में लगाओगे या तो वो आगे आएंगे या तो वो आगे आएंगे। बस समझ गए बेटा? अब यहां पे कितने Cl हैं? यहां पे कितने हैं? तो क्या मुझे यहां 2 तो लगाना ही पड़ेगा? पर ऐसा करने पे क्या सोडियम भी 2 हो गए? तो क्या मैं यहां भी 2 लगा दूं? क्या रिएक्शन बैलेंस हो गई? इतनी आसान है। वो टेबल बनाओ, रिएक्टेंट साइड लिखो, प्रोडक्ट साइड लिखो, क्रॉस मल्टीप्लाई, फलाना ढिमकाना, सब बेवकूफी है बेटा। मतलब बेवकूफी नहीं है, लॉन्ग मेथड है। ऐसा कोई लंबा चौड़ा बैलेंसिंग में नहीं आ रही है आपके पेपर में। समझ आओ, इधर देखो। चलो जैसे एक ये एग्जांपल लेते हैं। चलो इससे पहले एक आसान, मेरे पास नाइट्रोजन है,
मेरे पास हाइड्रोजन है, इसको जोड़ के मैंने बना दिया एमोनिया NH3। ये रिएक्शन बैलेंस्ड है अनबैलेंस्ड है? कैसे पता लगा? यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है, यहाँ पे सिर्फ, क्या यहाँ पे 2 लगा दें? लेकिन ऐसा करूंगा तो हाइड्रोजन 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, तो क्या यहाँ पे 3 लगा दूं? तो इसका कोई टेक्निक नहीं है, बेसिक मैथ्स है, 2 का टेबल 3 का टेबल आ जाएगा। चलो एक और देखो, एल्यूमिनियम जो है वो रिएक्ट होता है ऑक्सीजन के साथ और बनाता है Al2O3। क्या बनाता है? अब सुनो, ये एक छोटी सलाह दे रहा हूं, जब भी कोई चीज एक तरफ 2 हो और एक तरफ 3 हो, जैसे यहां पे ये 2 थी और ये, तो उसको 2 से और उसको 3 से मल्टीप्लाई तो हमेशा कर ही देना। जैसे यहां पे ऑक्सीजन कितना है, यहां पे कितना है, तो इसको 2 से कर दो और इसको, मैं ये नहीं कह रहा इससे बैलेंस हो जाएगी, लेकिन इससे एक स्टेप आसान हो जाएगा कि वो बराबर हो जाएंगे। ये भी कितना हो गया देखो 6, 3 दूनी 6, ये भी कितना हो गया? क्या एल्यूमिनियम 4 हो गए? 4 लगा दिए। सही जा रहे हैं क्या? सही जा रहे हैं क्या? चलो आओ, फास्फोरस जुड़ता है क्लोरीन से और बनाता है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे, यहां पे कितने क्लोरीन है? 2 है बेटा, 2 है, 2 यहां पे है। तो अगर मुझे इनको बराबर करना है तो एक कॉमन सेंस बात ये भी कहते हैं कि यहां पे फास्फोरस 4 है और वहां पे फास्फोरस 1 है, तो 4 से कर दें। आओ देखते हैं ना क्या होगा। जब कुछ समझ ना आ रहा तो करना शुरू तो करो ना कम से कम। अच्छा, अब Cl हो गए 5 इंटू में 4 20, यहां पे कितने हैं? इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो। समझ गए क्या? चलो एक और रिएक्शन देखते हैं। H2SO4 रिएक्ट होता है कैल्शियम से तो बनाता है CaSO4 और कौन सी गैस बाहर निकाल देता है? H2। कभी कभार ऐसा होगा कि आपके सामने कोई रिएक्शन आएगी और वो पहले से ही बैलेंस्ड होगी। क्या यहाँ पे ये रिएक्शन पहले से ही बैलेंस्ड है? क्या यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन है? यहाँ पे 1 कैल्शियम और 1 कैल्शियम है, 1 सल्फर 1 सल्फर, 4 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन है। यस और नो? तो कुछ रिएक्शन आपके सामने आएंगी जो पहले से ही क्या होंगी? बैलेंस्ड। चलो आओ, यहाँ पे बना AlCl3। क्या रिएक्शन बैलेंस्ड है? ये वाली मैं कराता हूं, फिर 3 रिएक्शन यहां देंगे, बैलेंस करोगे, मैच करेंगे, घर चलेंगे। ठीक है? चलो सुनो ध्यान से, ये तो बड़ी आसान है। कितने क्लोरीन है यहाँ? ये पीछे की क्या हमने? नहीं मिलती जुलती थी। हाँ, यहाँ पे कितने क्लोरीन है? यहाँ पे कितने हैं? क्या सिखाया था? इसको कर दो 3 से, इसको कर दो, Cl बराबर हो गए। एल्यूमिनियम कितने है? यहाँ पे क्या कर दो? सही है, 7 8 9। बेटा घर बैठे बच्चे जल्दी से इसका आंसर अगेन टाइम स्टैम्प पे कमेंट सेक्शन पे लिख देंगे और इन्हें बैलेंस कर लेंगे। एक दो आसान देते हैं, एक थोड़ा सा ट्रिकी देते हैं। चलो, Na2SO4 रिएक्ट होता है Ca से और बनाता है CaSO4 प्लस में Na। ठीक है, Na2SO4 रिएक्ट होता है Al से, ये थोड़ी ध्यान से करना, बनाता है Al2SO4 थ्राइस प्लस में Na। ये थोड़ी ध्यान से करना, 2 ही कर लो। चलो ऐसा करो, जल्दी करो। इन्हें बैलेंस करो, घर बैठे बच्चे भी प्लीज जल्दी जल्दी बैलेंस करेंगे। हो गई? डन है? अच्छा देखो, अभी तो वैसे हम उसको और वेट कराएंगे। भाई एक बार इधर दिखाएंगे क्या हम इसको? आपको शायद दिख रहा हो नीचे ब्लैक ब्लैक आ गया है ना, इस पे जूम करना एकदम। ये एकदम यहां से नीचे से दिख रहा है क्या आपको? अभी मैं इसको और छोड़ दूंगा ना, ये मैं अगर आपको दूसरे वाले कैमरे, हो गया क्या जूम? अब अगर मैं इसको दूसरे वाले कैमरे से भी इनको दिखाऊं तो नीचे ब्लैक आ चुका है और ऊपर जो है वो बिल्कुल बिल्कुल व्हाइट हो जाएगा। ये कल तक ये बिल्कुल व्हाइट और सारा ब्लैक 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 नीचे बैठेगा। हाँ दिख भी रहा होगा, देखो नीचे ब्लैक है, दिख रहा है इसके नीचे बिल्कुल क्लियर। तो ये प्रेसिपिटेशन भी होगा, यानी हमें एक ही रिएक्शन में पांचों, ऐसे बहुत कम रिएक्शन है हमारे पास जिसमें हमें पांचों कैरेक्टर दिखते हैं। ये उनमें से एक है कि हमें पांचों दिख गए, कलर चेंज, टेम्परेचर चेंज, स्टेट चेंज, गैस निकलना, प्रेसिपिटेट बनना, ये सब। ठीक है, बैलेंस हो गई क्या? चलिए, अब अगर ये बैलेंस हो गई है रिएक्शन, तो यहां पे हमारे पास सबसे पहले आता है
कि भैया ये है हमारे पास सोडियम, यहाँ पे 2 है और वहां पे सिर्फ 1 है, तो ये तो बड़ी आसान होगी, यहाँ पे आपने 2 लगा दिया होगा। ये नो? अब सुनो, यहां पे थोड़ा ट्रिकी काम था। क्या ये सल्फेट को मैं 1 मानूं अगर, तो यहां पे सल्फेट 1 है मेरे पास, है ना, लेकिन यहां पे सल्फेट मेरे पास 3 है, तो क्या मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूं? तो सल्फेट को अगर मैं पूरा 1 मान रहा हूं तो यहां पे 3 सल्फेट हो गए, यहां पे भी 3 हो गए। अच्छा, यहां पे लेकिन सोडियम कितने हो गए? 6, 3 इंटू 2 6, तो क्या यहां पे भी 6 लगा दूं? और यहां पे 2 एल्यूमिनियम है तो यहां पे भी 2 आ जाएगा, ये रिएक्शन बैलेंस हो गए। समझ गए? तो बेटा ये प्रैक्टिस से जाता है, ऐसा नहीं है कि इतना क्वेश्चन कर रहे हैं आपको बैलेंसिंग आ जाएगी, नहीं। हम लोग आपको असाइनमेंट कराएंगे आगे के और लेक्चर्स में, आपको यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स के प्रॉपर रिकॉर्डेड मिलेंगे और इन्हीं के साथ करेंगे, उसको बड़ा मजा आएगा। लेकिन ध्यान रहे, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो ये है कि जैसे ही आप लोग घर जाओगे और आप लोग ये स्क्रीन बंद करोगे, ये पीपीटी आप लोगों को टेलीग्राम पे मिल जाएगी, आप लोगों को व्हाट्सएप पे भेज दी जाएगी। घर जाके रिक्वेस्ट है, क्योंकि हमने 1 शॉट में पढ़ा है, सारी की सारी चीजें जो जो इंपॉर्टेंट है वो हाथ से एक बारी आपको लिख लेनी है। बात समझ में आती है? पक्की बात है? जल्दी से कैमरा में बाय कर दो। क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू।